हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है आपका गुरुत्व आकर्षण। इस चैप्टर से आपके टीआरई 3 में कई क्वेश्चंस आए हैं और कई आपके न्यूमेरिकल के फॉर्म में आए हैं और कई आपके क्वेश्चंस एप्लीकेशन वाले आए हैं। तो ये सारी चीजों को मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ इस वीडियो की खास बात ये है कि इस वीडियो में आपको कंटेंट के साथ साथ जितने भी एग्जाम्पलर्स हैं आपके एनसीईआरटी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप एग्जाम दे रहे हैं जहां पर एनसीईआरटी पूछी जाती है, तो आपको मैं हर एक एग्जाम्पलर को सॉल्व करवाऊंगी। तो ये सेशन को स्टार्ट कर देते हैं, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। एंड हाउ इज योर जोश? आप अपना जोश जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी एनर्जी लेवल क्या है। मेरी तो बहुत ज्यादा हाई है एनर्जी लेवल। चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। किससे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, गुरुत्व आकर्षण का सार्वत्रिक नियम। आपका मतलब यूनिवर्सल लॉ। अब ये यूनिवर्सल लॉ है, इसका मतलब कि किसी भी चीज में ये आपका लॉ है, एप्लीकेबल है। इसका मतलब अर्थ पे भी इसका लॉ लग रहा है, प्लैनेट्स पे भी इसका लॉ लग रहा है। मतलब ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितना भी चीज है, हर जगह यूनिवर्स, ये जो ग्रेविटेशन का ये लॉ है, ये हर जगह लग रहा है। ठीक है, तो अब इस लॉ को में क्या बताया आपको कि दो पिंड लिए, कोई भी दो पिंड, आपका ऑब्जेक्ट ए या ऑब्जेक्ट बी, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, दो पिंडों को आपने ले लिया। तो एक पिंड हो गया ये मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर ए और दूसरा पिंड हो गया जो कि ऑब्जेक्ट नंबर बी है। ठीक है, अब इनका क्या है, एक का द्रव्यमान क्या हो गया m1, एक का द्रव्यमान क्या हो गया m2। दोनों के मासेस हो गए m1 और m2। ठीक है, अब देखो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, ये हो गई दूरी, डिस्टेंस d। ठीक है, दूरी क्या हो गई, मतलब दो पिंड है, उनका एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है और उनके बीच की दूरी क्या है d। अब इसका क्या है, इसमें निकालना है बल। मतलब जो आपको गुरुत्व आकर्षण बल है, इसमें कितना लगेगा, दो ऑब्जेक्ट, दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल। ये हम निकालते हैं किसके, आपसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बल निकाला जाता है किसी भी दो पिंड के बीच में लगने वाला बल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स। फोर्स जो कि आपका समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों आपके द्रव्यमानों के गुणनफल के। और आपका ये क्या हो जाता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, डिस्टेंस, जो दोनों पिंडों के बीच की दूरी के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इन दोनों को अगर साथ में मैं मिला दूंगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि F जो हो जाएगा, ये F जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा, या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसमें, m1 इंटू m2, मतलब दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल अपॉन में d का स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू g, कांस्टेंट हो गया, m1 इंटू m2 अपॉन में d स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है किसका, आपका फोर्स, जो कि जो बल है, जो दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल, और किसका, गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वाली बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो F क्या है यहाँ पर, तो F हो जाएगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स, दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल। ठीक है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो जाता है आपका F। और G क्या है आपका, जो G यहाँ पर आया, G है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोला जाता है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, किस तरीके से का, देखो ऊपर क्या हो गया, ये आपका मास है, तो मास की यूनिट क्या हो जाती है, केजी हो जाती है, और डी है, डी स्क्वायर है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर केजी का स्क्वायर और मीटर, और इसमें क्या हो जाएगा, तो आपका यूनिट हो जाएगी न्यूटन। मतलब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, अगर आपको यूनिट नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं। तो क्या यहाँ पर है, F इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर या d स्क्वायर। ठीक है, हमने d लिया तो d ले लेंगे यहाँ पर। अब देखो इससे क्वेश्चन आपका किस तरह से आया, ये भी मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी, तो इसमें रुके रहना। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें g की वैल्यू हमें निकालनी है, तो f इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में m1 इंटू m2। ठीक है, F की यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटू m का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, मतलब दो द्रव्यमान है तो इसमें क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर या पर केजी स्क्वायर, या -2 लगा देंगे अगर पर को हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो एसआई मात्रक है ये भी आपको निकालना आना चाहिए, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखो, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया, जो कि रिसेंटली आया था। ठीक है, आप इस चीज को ना स्टार मार्क कर लिखते जाना हर जगह, जहां जहां मैं ये बोलूंगी कि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरह से आया था, तो आपको उसमें मार्क करना है, लिखना है। अब क्वेश्चन क्या था कि अगर देखो उसमें ऑप्शन थे कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है,
यह आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। ये किसके किसके बीच में लगता है, तो उसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है। तो क्या ऑप्शन थे, क्या चंद्रमा और आपका सूर्य के बीच में लगेगा, चंद्रमा और प्लैनेट्स के बीच में लगेगा, या प्लैनेट्स और सूर्य के बीच में लगेगा, या आपको लिखा था कि किसी भी दो पिंडों के बीच में लगेगा, और साथ साथ मोर देन वन ऑफ द अबव था, जो कि आपका दिमाग घुमाता है। तो यहाँ पर या नॉन ऑफ दीज है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ये किसी भी दो पिंडों की, उसमें हर जगह लिखा था ना ओनली ओनली ओनली, तो ओनली अगर शब्द है तो वैसे ही वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो ओनली ना होके अगर सिर्फ सिर्फ होता तो आप ऑल ऑफ द अबव लगा देते। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या था कि अब ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये किसी भी दो पिंड के बीच में लगेगा। इसका मतलब कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं एक पिंड हूँ अगर, तो ये और मेरा जो पेन है तो ये भी एक पिंड हो गया, तो मेरे और इसके बीच में भी क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। इसका मतलब ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मतलब क्या है, हम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इससे ये नहीं है कि क्या है कि अब ये नेग्लिजिबल हो जाता है अगर अर्थ के अट्रैक्शन से देखा जाए, तो इसीलिए क्या है कि एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम सब इधर उधर चिपकते चले जा रहे हैं, क्योंकि अर्थ का क्या होता है, जो अर्थ का मास होता है, जो आपका द्रव्यमान होता है, वो ज्यादा होता है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछा जाएगा, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका किसी भी दो पिंड के बीच में लगेगा जिसका अपना एक मास होगा, ठीक है। जिसके पास अपना एक मास होगा, अपना एक द्रव्यमान होगा, उनके बीच में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा ही लगेगा। तो ये आपका क्वेश्चन आया था, इसको आप मार्कर कर रख लो, ठीक है। तो यहां से आपका ये फॉर्मूला क्लियर हो गया और किस तरह से आपको इससे क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो जी का यूनिट क्या था, जी का मैंने क्या बताया, जी की वैल्यू आप याद रख लो। अगर आपके एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है और आपको जी की वैल्यू नहीं दी है, तो आपको अपने आप लगानी पड़ेगी। तो क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 11, तो शगुन वाला 11 होता है ना, इससे याद रख लेना कि शगुन धरती की बात है तो धरती सोना उगले, कुछ पानी उगले, तो इस तरीके से मतलब शगुन, हम धरती का शगुन उतार रहे हैं, तो शगुन से याद रख लो कि जी के मान में क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा, और आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी हो गई यूनिट, इसकी मात्रक हो गया SI यूनिट। अब देखो साथ में एक और चीज क्या याद रखनी है कि जी की वैल्यू किसने दी थी, जी को किसने बताया था, जी को हेनरी केवेंडिश ने इसको क्या है, इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं क्या, आपका ये एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, तो इसका आपको साइड में आप देखेंगे, आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में यहाँ पर आपको साइड में आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना, इसको साइड में क्वेश्चन में लगा दे रही हूँ, इसका एग्जाम्पलर मैं यहाँ पर सॉल्व करवा दे रही हूँ। देखो क्या है, डायरेक्टली एग्जाम्पलर में क्वेश्चन लगा हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ मून दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून दिया है, और दोनों बीच मतलब आपको क्या दिया है, ये देखो इधर सब लोग जल्दी जल्दी देखेंगे, एग्जाम्पलर्स हम साथ में करेंगे, इसलिए थोड़ा सा फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, तो लगने दो, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। देखो दो मासेस है, ये मास ऑफ अर्थ है, मतलब द्रव्यमान अर्थ का, और ये द्रव्यमान किसका हो जाएगा, आपका मून का। दोनों का मासेस देके रखा है, और दोनों के बीच की दूरी जो है ये भी देके रखी है, जो कि है आपकी 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मीटर आ रहा है, यहाँ पर किलोमीटर है, इसका मतलब हमको तुरंत इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं चेंज करूंगी तो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इतने मीटर की वैल्यू हो गई, ठीक है। ME और MM देके रखा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, F = G इंटू M1 ME इंटू MM अपॉन में D का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। तो अब इसमें इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा, जी क्या था, 6.67 इंटू 10⁻, शगुन वाला -11 kg, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, इंटू ME क्या हो जाएगा आपका, ME क्या है, 6 इंटू 10⁻24 kgs, और ये आपका क्या है, MM क्या है, 7.4 इंटू 10⁻22 kgs, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर D का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 इंटू 8⁻84 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 84 इंटू 10⁸, यहाँ हो गया मीटर का
स्क्वायर, ठीक है, mm हो गया मीटर का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप खुद सॉल्व इसको करेंगे और इसका आंसर पावर 20 न्यूटन आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तब आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। एक तो ये तरह का क्वेश्चन हो गया। देख लेते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपका लॉ है सार्वभौमिक, जो एक आपका ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो जैसे कि हम हमारी अर्थ पर है, नॉर्मली है, हमारी अर्थ हमको बाइंड अपने पास रखे है, तो वो क्यों रखे है, क्योंकि उसमें भी ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको यूएलजी शॉर्ट में बोल देते हैं, इसके वजह से है। फिर टाइड्स का उठना, ज्वार भाटा का आना, फिर साथ साथ आपका सन और प्लैनेट्स, फिर आपका मून और अर्थ, इन सब का रोटेशन, इन तो ये सारी चीजें मतलब उसका घूमना, तो ये सब चीजें क्या है आपके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही होती है, ठीक है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं फ्री फॉल, जो आपका है क्या, मुक्त पतन, ठीक है। मुक्त पतन, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, इससे आपका क्वेश्चन आया है, इसी बार आया, रिसेंटली आया, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट है इसको ऐसे इस तरह से फेंका, ठीक है, इस तरह से फेंका, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, चीजों को समझेंगे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक हाइट पर है, ठीक है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक हाइट पर रखा हुआ था। अब मैंने क्या किया, इसको नीचे ड्रॉप किया। जब मैंने इसको नीचे ड्रॉप किया, ऐसे नीचे मैं इसको ड्रॉप मतलब इसे छोड़ दिया, तो इसमें क्या होगा, मतलब क्या हो रहा है, क्या इसकी स्पीड कम हो रही है कि कांस्टेंट है, इसका वेग कांस्टेंट है, स्थिर है, तो क्या है। तो देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल, मुक्त पतन के रूप से नीचे आता है, तो हमेशा उसकी वेग जो है, उसकी वेग या उसकी वेलोसिटी, ठीक है, वेग मतलब वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में क्या होता है, बदलाव आता है, और वेलोसिटी इस केस में क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अब एक और चीज हमने देखी थी क्या पहले, अभी रिसेंटली मैंने तो आपको कवर नहीं किया है ये वाला चैप्टर, इसको मैं कर दूंगी कवर, पर मैं प्रीवियसली वीडियोस का मैं बोल रही हूँ कि हमको पता है कि चलो अच्छा मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि एक्सीलरेशन, त्वरण, त्वरण क्या होता है। अगर सबसे पहले आप त्वरण समझ लें, त्वरण जो आपका एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन होता है, ये क्या होता है, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, ठीक है, किसमें परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। तो अगर यहाँ पर नीचे आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिया, तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो जैसे जैसे जो आपका ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो अपनी तरफ उसको खींच रहा है नीचे की तरफ, तो जैसे जैसे वो खींचता जा रहा है, उसका जो वेग है उसमें क्या है, उसकी वेग में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इतनी सबको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप अपने एग्जाम्पलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आप यहाँ पर समझेंगे इसी पॉइंट पर, ठीक है। देखो क्या एग्जाम्पल में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से लेके नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जब स्थिर पोजीशन पे था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेग क्या हो जाएगा, तो 0। नीचे आ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है। अब जो भी बढ़ रही है ये हमसे पूछते हैं क्या बढ़ रही है, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको समझेंगे। अब यहाँ पर ये जो नीचे आ रही है इसको h ले लेते हैं, तो h ले लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये h किसके बराबर हो जाएगा, s के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, ठीक है। ये समझ में आया, मैंने क्या बोला कि आपकी ऊपर से नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है, तो उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो आपका शुरुआती आपका वेग है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 0। नीचे आ रहा है, बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो भी आएगी निकाला जाएगा क्वेश्चन में। दूसरी बात, जो डिस्टेंस, दूरी है, वो उसको हम h को s ले लेंगे, ठीक है। ये सब चीज यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर आपको 3 फॉर्मूलेज यहाँ पर समझने हैं। 3 फॉर्मूलेज क्या हो गए आपके, एक तो हो गया v = u + at, हमने उसमें पढ़ा था मोशन में, s = ut + ½ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको जहां जहां आपको एक्सीलरेशन दिख रहा है, a दिख रहा है, वहां वहां आपका चेंज हो जाएगा क्या, v = u + gt हो जाएगा, s = ut + ½ gt स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2gs हो जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां आपका त्वरण है वहां पर अब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब आपका त्वरण हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, टंग ट्विस्ट हो गया, सो सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण के कारण, जो आपका ग्रेविटी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आपकी ग्रेविटी मतलब आपका त्वरण हुआ, उसको यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, वो यहाँ पर लेंगे। और स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपकी एसआई यूनिट मात्रा की एक्सीलरेशन त्वरण की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसे आपके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या हो जाएगी, आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जी की वैल्यू, तो जी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका
ये किस तरीके से निकाला है, देखो कैसे निकाला है। एफ का फॉर्मूला हमको पता है, एफ इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। फिर एक फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। अब बस इन दोनों को क्या करा, एक दूसरे के साथ इक्वेट करा दिया है, ठीक है। तो एम से एम गया, ठीक है। अब क्या हो गया, एक्सिलरेशन, ये ए की जगह क्या लिख दिया, अब जी लिख दिया। तो यहाँ पर एफ से एफ गया, ठीक है, एफ से एफ गया। अब देखो क्या हो जाएगा, तो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका जी। तो आपका ये फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है। बस क्या कैसे आया कि एफ इक्वल्स टू एम ए फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो आपका बल होता है वो आपका द्रव्यमान और आपका त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो उस पर इक्वल रख के इक्वेट करके इस तरह से हमने इसको निकाली। तो यहाँ तक सबको बातें क्लियर हो गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे फ्री फॉल कर रहा है तो उसके जो एक्सेलरेशन त्वरण में भी बदलाव होता है, क्योंकि त्वरण क्या होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी मतलब वेग में बदलाव, तो आपका त्वरण भी क्या है वो समय कांस्टेंट नहीं है, त्वरण में भी बदलाव हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज होता है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहता। चलो ये आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यहाँ पर जी वाला आपको ये फॉर्मूला साथ साथ याद रखना है। नहीं आता है याद तो आपको इस तरह से आप इसको इक्वेशन में रखकर पुट करके अपना फॉर्मूला निकाल लेंगे। दोनों एफ इक्वल्स टू एम ए और इस फॉर्मूले को इक्वेट कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया, इससे आपका फॉर्मूला आ गया है। चलो अब एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक गुरुत्वीय आपका, चलो देखो गुरुत्वीय आपका त्वरण है जो जी प्लैनेट का ये पूछा है, मतलब जी आपका प्लैनेट, जो आपका प्लैनेट है उसका आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा गया है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, जी पी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका प्लैनेट का पूछा गया है। अब क्या क्वेश्चन में दिया है कि जो अर्थ का है, अर्थ का मास, ठीक है, अर्थ का मास m है। क्वेश्चन यही है कि अर्थ का मास m है, ठीक। अब प्लैनेट के मास में अर्थ का मास क्या हो जा रहा है, मतलब अगर अर्थ के मास का आधा है प्लैनेट का मास, क्या क्या कंडीशन दे दी, पहली कंडीशन दे दी कि अर्थ का अगर मास क्या है m है, ठीक है, अर्थ का मास m है। जस्ट सेकंड मार्कर चेंज कर देती हूँ तो समझ में आएगा। अर्थ का मास m दिया हुआ है, ठीक है। प्लैनेट का मास क्या कर दिया, me/2, मतलब मास ऑफ अर्थ का आधा कर दिया, ये गिवन है स्टेटमेंट। रेडियस क्या मतलब आपका ये जो आपका डिस्टेंस होता है d, इसकी वैल्यू है r, तो r कभी d लेते हैं कभी r ले लेते हैं ना, तो ये r है। अब पर यहाँ पर रेडियस पर डिस्टेंस प्लैनेट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2r कर दिया, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, 2r कर दिया, और मास को क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, जीपी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जी अगर ई की बात करी जाए ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो ग्रेविटी ऑन अर्थ का फॉर्मूला क्या है आपका, जी m अपॉन में r स्क्वायर, ये हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें जीपी की क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ पर जीपी हो जाएगा आपका ग्रेविटी, अब मास क्या है, मास m/2 है, ठीक है, और रेडियस क्या है आपका, रेडियस आपका 2r का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2r स्मॉल r है, ये स्मॉल r, ठीक है, तो 2r का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी m/2 अपॉन में 4r स्क्वायर अपॉन में 1, ठीक है। अब देखो तो ये हो जाएगा जी m अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन 4r स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी m अपॉन में 8r स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू आई आपकी, जीपी की वैल्यू आई, जीपी इक्वल्स टू हो जाएगा जी m अपॉन में r स्क्वायर इंटू में 8, ठीक है। अब देखो gm अपॉन आर स्क्वायर क्या है, gm अपॉन आर स्क्वायर ये है, तो इसकी जगह मैं क्या इसको ge लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर gp क्या हो जाएगा, gp बराबर हो जाएगा आपका ge बटे में 8। तो ये आपका रिलेशन आ गया कि आपका जो ग्रेविटी किसकी पोल पे, वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ ही मतलब बटे 8 है, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन आ गया। आपका इसी तरह से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते हैं उसके, तो ये आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल क्या किया हमने, हमको क्या क्या चीजें दी थी कि मास क्या था आपका, अर्थ पे m है, पर अगर ये मास आपका प्लैनेट पे क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, ये गिवन है, ठीक है ना। ये गिवन है कि प्लैनेट पे अर्थ का मास क्या है, अर्थ के मास का आधा हो जाएगा, और आपका जो जो आपका डिस्टेंस है, रेडियस बार बार आर से निकलता है त्रिज्या, तो आपका जो डिस्टेंस से दूरी है वो क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। तो सिर्फ क्या किया आपने, इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, मतलब इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, फिर इसको इससे इक्वल करके यहाँ पर जीपी की वैल्यू इस तरह से आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, इसको पेपर पेन लेकर बैठो और लिखते चलो, तो आपको ईजी रहेंगी चीजों को करना, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सबकी पॉइंट्स। अच्छा हाँ, एक और रह गया,
पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी हमारी जो है वो गोल का नहीं होती है, गोल उसकी जो बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो वो गोल नहीं है, थोड़ी सी एलिप्सॉइड होती है, कुछ इस तरीके से ना, कुछ इस तरीके से होती है। तो अब देखो यहाँ पर ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ अर्थ से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी, किसकी दूरी ज्यादा दिख रही है? ये आपका ध्रुव हो गया, ठीक है, ये ध्रुव हो गया, और ये आपका हो गया इक्वेटर, जिसको बोलते हैं क्या? विषुवत वृत्त, ठीक है ना, विषुवत वृत्त। तो आप देखो यहाँ पर क्या आपसे पूछा जाता है कि इसको मैं रफ कर देती हूँ, स्पेस मिल जाएगा अपने को। देखो ये हो गया आपका इक्वेटर, ठीक है ना। अब डिस्टेंस किसकी ज्यादा है? ये डिस्टेंस ज्यादा है ना। तो रिलेशन है एक किसमें कि अर्थ का डिस्टेंस, अर्थ का जो रेडियस, त्रिज्या का जो डिस्टेंस है इक्वेटर पे, और त्रिज्या का जो डिस्टेंस है आपका, त्रिज्या है वो आपके ध्रुव पे, ये किस पे ज्यादा होगी? तो खुद देखो कि किस पे आपका रेडियस ज्यादा है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो अर्थ, ये इक्वेटर पे क्या है, रेडियस जो है इक्वेटर का ज्यादा है, और पोल्स पर जो रेडियस है, रेडियस ऑफ पोल्स, यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ की बात करी जा रही है, तो रेडियस ऑफ इसमें कम है, ठीक है। मैंने क्या बोला? त्रिज्या, त्रिज्या की बात करी मैंने, त्रिज्या को समझेंगे। त्रिज्या आपकी, पहली त्रिज्या किस पे? आपकी पोल्स पर, ध्रुवों पर, और दूसरी त्रिज्या किस पे? आपकी इक्वेटर पे, ठीक है। तो एक पोल्स पर क्या है, त्रिज्या आपकी कम है अगर कंपेयर किया जाए बाकी जगह से, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या, रेडियस कम आया, और इक्वेटर पे इसका त्रिज्या क्या हुई? ज्यादा आई, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब देखो हमने क्या रिलेशन देखा था कि G इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर समझो इस चीज को कि G का जो है, G इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, है ना, ये हमने देखा था। तो इससे ये समझ में आया कि G जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R के स्क्वायर के, है ना, ये समझ में आया। अब G इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर से, इसका मतलब अगर G जो है आपका वो बढ़ेगा, या अगर त्रिज्या आपकी बढ़ेगी, है ना, त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि अगर इक्वेटर पर, यहाँ पर इक्वेटर पर त्रिज्या, रेडियस अगर इक्वेटर पर ज्यादा है, ठीक है, तो रेडियस अगर ज्यादा है तो ग्रेविटी G क्या होगा आपका? G का मान क्या हो जाएगा? कम होगा। ये बात यहाँ पर समझनी है। तो इसका मतलब इक्वेटर पे G का जो मान होता है ये कम होता है, पर ध्रुवों पर क्या होता है आपका? G का मान क्या होता है? ये ज्यादा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस में। क्या मैंने बोला? फिर से समझो कि आपकी जो अर्थ है, जो धरती है, पृथ्वी है, वो एक गोलाकार ना होकर एलिप्सॉइड है, थोड़ी सी अंडाकार है, थोड़ी सी फैली चपटी सी है, ऊपर दोनों से दबी हुई है। अब तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या ज्यादा है, और ये त्रिज्या क्या है आपकी? कम है। जब ये त्रिज्या ज्यादा है, ये कम है, तो ये रिलेशन हमको पता है कि जो G है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है, R के स्क्वायर के, ठीक है। जब ये मतलब रेडियस का स्क्वायर क्या हो गया? मतलब दूरी हो गई, ये दूरी की बात हो रही है। तो यहाँ पर दूरी ज्यादा है, अगर दूरी ज्यादा है तो उसकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी? कम आएगी। किस पे? आपके इक्वेटर पे, आपके विषुवत वृत्त पे, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर, जहां पर रेडियस कम है तो वहां पर आपका G का मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि कैपिटल G था, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि आपका त्वरण वाला है स्मॉल g। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है कि बदल सकता है, बदलता है अलग अलग जगहों पर आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, यूनिवर्सली कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। यहाँ तक सबको बातें क्लियर हो गई हो? तो चलिए आगे चीजों को कंप्लीट करते हैं। अब हम करते हैं केप्लर्स के नियम को, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। और ये जो फॉर्मुलेस, अच्छा यहाँ पे रब कर दिए मैंने, फॉर्मुलेस के मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, आपको स्क्रीन पर करा दूंगी, लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चीजें आप इसमें से जुड़े रहिए, चीजें आप तक होती रहेंगी, करते रहिए। चलिए आइए सीधा केप्लर्स के नियम, अब केप्लर्स के नियम देख लेते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ चैप्टर है वो कल मैं कराऊंगी, विथ जो आपके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है उसको मैं पीपीटी में करा दूंगी। तो आपका ये चैप्टर पूरा एग्जाम्पल्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो वर्क एनर्जी पावर वाला है, क्लास 9 एनसीईआरटी के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का अगला चैप्टर, ठीक है। तो चीजों को पढ़ के आओगे तो और अच्छे से समझ में आएंगी। चलो और देख लेते हैं। अब इसका पहला नियम क्या कहता है, जैसे कि आपकी जो अर्थ है वो आपकी
एलिप्सॉइड है, कुछ इस तरीके से है, चपटी हुई है। तो चपटी हुई है इसका मतलब कि इसका क्या है, दो फोकस होता है। तो अगर कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, ये मान लो यहाँ पर एक प्लैनेट है, ये आपका प्लैनेट हो गया, ठीक, ये प्लैनेट हो गया, और इसका जो फोकस है, इसका फोकस कहाँ हो जाएगा, इसका फोकस आपका मतलब एक आपका एक एलिप्सॉइड वाले सर्कल में, एलिप्सॉइड में दो फोकस होते हैं, F1 और F2। तो दो फोकस है मतलब फोकाई है उसको बोलते हैं। तो एक प्लैनेट है, उसका अपना एक जो यहाँ पर आपका जो सन है, तो सन क्या होता है, ये आपके एक फोकस पर प्रेजेंट होता है। यही यहाँ पर लिखा है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोकस। तो मतलब ये एलिप्स किस पे है, एक सन के एक फोकस पर इसका है। प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त वृत्त के एक फोकस पर होता है। तो मतलब दीर्घवृत्त ये है आपका ऑर्बिट है, और ऑर्बिट का ये इसका क्या हो गया, फोकस हो गया। अब ये फोकस का यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, सूर्य होता है प्रेजेंट, ठीक है, ये आपका हो गया प्लैनेट। ठीक, ये बात अब क्लियर हो गई। तो फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, यही बताता है कि दो फोकस होते हैं, एक और एक उसमें पूरे एलिप्सॉइड में। अब एक एलिप्सॉइड दो फोकस है, तो जो सन है वो उसका एक फोकस पर प्रेजेंट होता है। उस एलिप्सॉइड के दो फोकस है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो सन क्या है, एक किसी फोकस पे स्थिर होगा, और प्लैनेट क्या होगा, इसके चारों तरफ इस तरह से घूमेगा, चक्र करेगा, ठीक है। तो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, ये इसका फर्स्ट लॉ बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका केप्लर्स का जो नियम है, इसका ये है लॉ ऑफ एरियाज। मतलब यहाँ पर अब आपका क्षेत्रफल का आपका नियम बताया जाएगा केप्लर्स लॉ में, केप्लर्स के नियम में। तो आपको क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या है, जैसे कि ये वापस से क्या बना दिया आपने, एक एलिप्सॉइड आपने बना दिया, एक गोलाकार ना बन के इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या है, सन है। अब प्लैनेट, पहले प्लैनेट की पोजीशन ये थी, ठीक है, ये P1 हो गया, और यहाँ पर फिर प्लैनेट की पोजीशन क्या हो गई, P2 यहाँ हो गई। अब इससे इसको मिलाएंगे, इस तरीके से इसको मिलाया जाएगा, तो ये जो इसका क्षेत्रफल आया, ठीक है, ये क्षेत्रफल आया, फिर प्लैनेट घूम के आया, मान लो प्लैनेट इधर आ गया, ठीक है, मान लो प्लैनेट इधर आ गया, इसकी P1 हो गया आपका, मान लो P1 हो गया ये, और P2 हो गया ये। तो अब प्लैनेट का ये हो गया ये क्षेत्रफल, तो ये एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जितना भी प्लैनेट आपका ट्रैवल कर रहा है इस तरह से इस ऑर्बिट में, तो वो क्या कर रहा है, हमेशा इक्वल एरिया कवर करता है। देखो अब इसको समझेंगे, जितना ज्यादा पास, समझो मेरी बात को मैं क्या बोल रही हूँ। लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है, क्षेत्रफल का नियम क्या बोलता है, कि हमेशा जब प्लैनेट मूव कर रहा है अपनी, ये प्लैनेट P1 P2 नहीं है, प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, प्लैनेट एक ही है, प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो रही है, P1 पोजीशन थी कि P2 पोजीशन थी। तो जैसे ही प्लैनेट आपका P1 से P2 में गया, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल अगर निकाला गया तो इतना आया, इसी तरह से आगे बढ़ा, अब हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका इतना आया। तो हमेशा क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, समय के हिसाब से क्षेत्रफल हमेशा एक सा रहेगा। अब कैसे क्षेत्रफल हमेशा तब समय के साथ एक सा हो सकता है, जब प्लैनेट, देखो यहाँ पर क्या था, ये आपका था सन, ठीक है ना, सन के चारों ओर चक्कर काट रहा है, ठीक है, सन के चारों ओर चक्कर काट रहा है। इसको रेड कलर से मार्क करो तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये होगा, ये यहाँ पर क्या है, सन है आपका, ठीक है, सन। अब सन के चारों ओर चक्कर काट रहा है, तो इसका मतलब जैसे ही प्लैनेट सन के नजदीक आया, मैंने क्या बोला, जैसे ही प्लैनेट सन के एकदम पास में आया, जब सन के एकदम पास में आता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। अब जैसे ही प्लैनेट सन से क्या होता जाएगा, अब यहाँ से यहाँ दूर होता जाएगा, तो मतलब अब प्लैनेट क्या है, सन से काफी दूर पर है। तो यहाँ पर इसकी गति कैसी हो जाती है, इसकी गति हो जाती है यहाँ पर धीमी, ठीक है। क्यों गति इसकी धीमी हो रही है और क्यों यहाँ पर गति इसकी तेज है, क्योंकि इसको सेम एरिया कवर करना है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब सेम उसको क्षेत्रफल लेना है सेम एक ही समय में। क्या यहाँ पर लिखा है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन, एक ये एरिया बना, ये आपका इस तरह से क्षेत्रफल जो बन गया, एक ट्राइंगल बन रहा है, क्षेत्रफल बन रहा है, तो इसका एरिया और इसका एरिया समान होना चाहिए। इसीलिए जब प्लैनेट सन के पास होता है तो एक तेज गति से यहाँ पे सट से से निकल जाता है, और जब यहाँ जाता है तो प्लैनेट बहुत धीरे धीरे जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ये यहाँ पर लॉ ऑफ एरियाज बोलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से अब आगे देखते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। तो लॉ ऑफ पीरियड क्या है, डायरेक्टली क्या है, जो टी स्क्वायर होता है आपका टाइम पीरियड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती हो जाता है आपका औसत दूरी से। सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी है ना, मेरे पास एक ये क्या है, ये मेरे पास एक एलिप्सॉइड है। अब यहाँ पर मेरे पास एक ग्रह है, और ये क्या होगा, ये फोकस पे क्या प्रेजेंट है, आपका सन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये आपकी आर हो गई, है ना, ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये आपकी आर हो गई। अब क्या बोल रहा है, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी, यहाँ पर आपका प्लैनेट है, ये आपका सन है,
का घन उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल के टी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो आपका ये दूरी क्या हो गई, आपकी घन ये क्यूब हो गया, और टी अपन टी हो गया टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये आपका लॉ ऑफ पीरियड्स बोलता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। ठीक है, सिंपल इतना समझ लो कि 3 लॉ इन्होंने दिए केप्लर में, इसके लॉ एक दो बार देख लेना, याद हो जाएंगे। पहला लॉ में क्या बोला था कि एक एलिप्सॉइड में, ठीक है, एक एलिप्सॉइड के ऑर्बिटल में 2 फोकस होते हैं। तो सन होता है वो एक फोकस पे प्रेजेंट होता है और उसके चारों ओर प्लैनेट जो है रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या था, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। एक फोकाई पे वो प्रेजेंट होता है, एक फोकस पे सन प्रेजेंट होता है और प्लैनेट उसके आगे पीछे, मतलब ऐसे चारों ओर चक्कर काट रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपका लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल के नियम में क्या हो गया कि कितना भी आप अगर प्लैनेट अगर पास है सन के तो स्पीड में बहुत तेज भागेगा, और जैसे ही दूर चला जाएगा तो प्लैनेट की क्या हो जाएगी, स्पीड जो स्लो होगी। क्यों? क्योंकि उसको हर बार समय अपने अंतराल में उसको एरिया जो क्षेत्रफल है वो एक ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, एक एरिया होने के कारण तेज और स्लो की गति थी। अब देख लेते हैं, अब लॉ ऑफ पीरियड्स में क्या था कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये रिलेशन डायरेक्टली याद कर लो, ऐसे ही पूछ लिया जाता है एज सच। तो जो आपका टी स्क्वायर मतलब जो समय काल है वो किसके समानुपाती है, आपके वर्ग के, सॉरी ये आपका घन के, आपके दूरी के घन के आपके समानुपाती है। तो मतलब हो जाएगा सूर्य के किसी ग्रह की औसत दूरी आर का घन उस ग्रह की सूर्य के परिक्रमण काल टी के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर आपके लॉ ऑफ सारे ये केप्लर्स के लॉ खत्म। हम एक पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे जो कि आपका एक एग्जाम्पलर है। तो इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस से उठ के ही क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन वही आते हैं। ठीक है, आपकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं या थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, पर क्वेश्चंस वही रहते हैं। तो पहला क्या क्वेश्चन है, ये आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा, साइड में आप देखेंगे आपको इसका हिंदी वर्जन भी क्वेश्चन का मिल जाएगा। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो हमने कल एक फॉर्मूला देखा था जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे था डिपेंडेंट। तो फॉर्मूले में क्या था, फोर्स था। तो फोर्स का एक फॉर्मूला था जिसमें क्या फॉर्मूला बताया गया था कि F बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशन G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में R का स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या, ये फॉर्मूला हमको पता है, ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। अब इसमें क्या बोला गया है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर B है। ठीक है, ये 2 पिंड हैं जिनके बीच की दूरी क्या कर दी गई है, इनके बीच की दूरी पहले क्या थी, R थी, अब नई दूरी क्या कर दी है, R/2 कर दी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में दिया है कि पहले दूरी क्या थी, पहले दूरी थी R थी, अब दूरी क्या कर दी गई, R कर दी गई है। मास में कोई भी फर्क नहीं है, मास इसका अभी भी M1 M2 है। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको कि क्वेश्चन ने क्या बोला। क्वेश्चन ने बोला कि पहले दूरी क्या थी, तो पहले क्या दूरी थी, पहले इनकी दूरी R थी, दोनों पिंड के बीच की दूरी R थी। अब क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला कि चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। जब डिस्टेंस क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब दोनों पिंडों के बीच की दूरी को आधा कर दिया, तो फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसकी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। तो ये क्या था, ये हमारा ओरिजिनल था F1 था, तो F2 क्या हो जाएगा, F2 आपका मतलब जो आप नया फोर्स की बात करेंगे तो G हमारा वही का वही है, M1 हमारा वही का वही है, M2 हमारा वही का वही है, पर यहाँ पर R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, R/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। अब देखो, अब F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 बराबर हो जाएगा G M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन में इंटू 1 अपॉन में 4। ठीक है, R स्क्वायर अपॉन में 4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये G M1 M2 और अपॉन में R स्क्वायर, ये G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हम क्या इसको F1 पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू इसमें सेम वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F2 की वैल्यू हो जाएगी F2 इज इक्वल्स टू आपका F1 अपॉन में 1 अपॉन में 4। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आया, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि F2 बराबर हो जाएगा क्या, आपका 4F1। ठीक है, तो जो आपका नया फोर्स आया, जो फोर्स में बदलाव आया वो क्या है, 4 टाइम्स ऑफ जो पुराना वाला फोर्स था। मतलब हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंजेस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो किस तरह से फोर्स में बदलाव हुआ, ये कैसा हो गया, 4 गुना हो गया किसके, आपके फोर्स F1 के। ठीक है, तो ये आपको ये रिलेशन यहाँ पर पता
होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना था। ठीक है, अब देखो, अब इसके साथ साथ ये तो मैंने आपको करा के बता दिया किस तरीके से निकलेगा। अब आप वापस से साइड में एक इमेज देख रहे होंगे, इस इमेज को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये इमेज है। इसमें क्या है, एक में आपको क्या कर दिया है, डिस्टेंस अब ट्वाइस कर दी है। ठीक है, डिस्टेंस अब ट्वाइस कर दी है, मतलब कि आर की वैल्यू क्या कर दी है, आर की वैल्यू 2r कर दी है। ठीक है, पहले आर था, अब आर नए वाले में क्या हो जाएगा, नए आर में 2r हो जाएगा। और इसका सेकंड वाला केस क्या है, सेकंड वाला केस भी इस तरह से आप देख सकते हैं, और थर्ड वाला केस क्या है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और आपने एक क्वेश्चन समझ लिया किस तरीके से करना है, तो आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसको वैल्यू में पुट करके इस तरीके से इसको इक्वेट करके आपको इसकी फोर्स का क्या है, क्या चेंज हो रहा है फोर्स में, ये आपको देखना है। ठीक है, आई होप तो ये आपको यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे जो कि आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। ठीक है, और ये स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, इसको स्टॉप करो, इसको सॉल्व। अब देख लेते हैं क्या हमारा मास ऑफ वेट, जो आपका द्रव्यमान है और जो आपका भार है, इसमें क्या अंतर है। देखो, मास की वैल्यू सबसे पहले ये समझ लो, जो इसका मात्रक होता है, ये हमेशा हम एक बोलते ना कि मेरा वेट कितना है, मेरा वेट कितना है, तो हम बोलते हैं मेरा वेट कितना केजीज में है, पर वेट का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है तो जनरली केजी में लोग आंसर लगा के आ जाते हैं। तो आपको पता है कि वेट मतलब भार, तो भार का एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मात्रक क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मात्रक इसका आप जान लेंगे, तो इसका मात्रक है न्यूटन, मतलब एक तरह का ये वेट क्या है, फोर्स है। अब कौन सा फोर्स है वो हम देखते हैं। अब दूसरी बात है द्रव्यमान मास की, तो द्रव्यमान की यूनिट हो जाती है केजी। तो जो आप अपना वेट बताते हैं, ये वेट ना होकर ये आप बताते हैं मास, मतलब कि अगर मेरी बॉडी का अगर किसी को वेट जानना है, तो इसका मतलब कि मेरी बॉडी का मास जानना होगा। मास से मतलब, द्रव्यमान से मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान मतलब कि मेरी बॉडी में कितना मेरा बॉडी के अंदर कंटेंट है, मींस मेरा बॉडी जो है, मेरा शरीर जो है किस मैटर से बना है, कितने मैटर से बना है, मतलब कि जो बॉडी है उसके अंदर कितना कंटेंट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मास। मतलब वो मास क्या होता है, कभी भी द्रव्यमान है कभी भी बदलता नहीं है। अगर मेरा द्रव्यमान मेरे अर्थ पे जितना मान लो 60 किलो है, तो ये मून पे पहुंच जाऊंगी तो फिर क्या हो जाएगा, मास मेरा 60 का 60 रहेगा, पर जो वेट है मतलब जो आपका भार है, इसमें बदलाव होता है। तो इससे ये समझ में आया कि मास कैन नेवर बी चेंज, कभी भी वो बदलता नहीं है, पर वेट जो होता है ये बदल जाता है, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट वेट आ सकता है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। वेट आपका 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर जो मास होता है हमेशा कांस्टेंट एक स्थिर वैल्यू होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टेटमेंट्स में पूछ सकते हैं मोर देन वन ऑफ द अबव वाले ऑप्शंस पे डाल के। मैंने क्या क्या पॉइंट बताया, पहला पॉइंट बताया कि मास की आपकी यूनिट क्या होती है, मात्र केजी है। भार की यूनिट क्या हो जाएगी, आपकी न्यूटन हो जाएगी। दूसरी बात, मास क्या होता है, एक तरह से किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी पिंड में कितना कंटेंट है या कितना मैटर उसमें प्रेजेंट है, वो क्या होता है, वो उसका मास होता है। और आपका भार क्या होता है, एक तरह का फोर्स, जो कि क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक किसी पिंड पर कितना फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स किसका, ग्रेविटी का। मतलब ग्रेविटी, जैसे ये मैं खड़ी हूं तो मेरे ऊपर ग्रेविटी कितना बल लगा रही है अपनी ओर खींचते हुए, तो इस चीज को बोल देते हैं क्या, आपका वेट। तो वेट क्या होता है, एक तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो भी एक पिंड के ऊपर लग रही है, मतलब एक गुरुत्व आकर्षण का बल जो कि किस पे लग रहा है, एक पिंड के ऊपर लग रहा है और अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। मास क्या रहता है, हमेशा जो द्रव्यमान होता है हमेशा एक स्थिर वैल्यू है, मतलब ये कैसी वैल्यू है, ये है आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और आपका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और आपका मतलब ये वेट की बात हो रही है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट और इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ हो सकती है। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपको वेट और मास को समझने के लिए। अब देखो, एक क्वेश्चन है आपका जो कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, 120 केजी दिया हुआ है। ठीक है, एक पिंड है, पिंड का मास, द्रव्यमान कितना है, 120 केजी दिया है। अब इसका क्या है, ये क्वेश्चन आपका पीवाई की क्वेश्चन है। तो अब किसी पिंड का द्रव्यमान 120 केजी है, उसका भार पृथ्वी एवं चंद्रमा पर ज्ञात करना है। तो भार कहां पर ज्ञात करना है, पहला पृथ्वी पे। तो वेट, और अच्छा हाँ, एक इसका और देखो कि वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेट इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू में ग्रेविटी। ठीक है, तो वेट का यूनिट क्या हो गई, मास इंटू में ग्रेविटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, फॉर्मूला हो गया, एसआई यूनिट हो जाती है न्यूटन। तो ये यहाँ पर इसको फॉर्मूला आपको याद रखना है। वेट आपका जो
भार है मास द्रव्यमान इनटू आपका ग्रेविटी, ये आपका भार होता है, ठीक है। ग्रेविटी एक्ट कर रही है उसपे, इसलिए उसको ऐसा बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है पृथ्वी पर, तो यहाँ पर वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ हो जाएगा मास इनटू में ग्रेविटी, और दूसरा क्या निकालना है, वेट ऑन आपका मून निकालना है। ये दोनों चीज आपको निकालनी है, ठीक। तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट जिसका पिंड का क्या है, मास दिया है, द्रव्यमान दिया है। देखो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर देख लेना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 30 मिनट के वीडियो से आपका काम नहीं चलेगा, थोड़ा वीडियो लंबा करूंगी तो हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम आगे फिर से रिवाइज कर पाएंगे सारी चीजों को। मेरे हिसाब से मुझे आपको 1 महीना रिविजन के लिए चाहिए, तो मैं आपको सारा जब कंप्लीट करा दूंगी तभी रिवाइज करवा पाऊंगी, तो थोड़ा सा स्पीड में करेंगे और थोड़ा लंबा लंबा आपको सेशन दिखेगा, ठीक है। तो चलो, वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी हो गया, ठीक है। द्रव्यमान इनटू आपको ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि 120 केजी दिया हुआ, तो वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑन अर्थ हो जाएगा 120 केजी, और ये क्या हो गया आपका इनटू गुणनफल क्या हो जाएगा इसका, जी की वैल्यू हो गई मान लो 10 ले लिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये 1200 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप न्यूटन भी बोलते हैं। तो 1200 न्यूटन की वैल्यू किसकी आ गई, वेट ऑन अर्थ आ गया कितना आपका, 1200 न्यूटन वेट ऑन अर्थ आ गया, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई कि वेट ऑन अर्थ कैसे आया। अब क्या होता है, वेट ऑन मून क्या होगा, तो वेट ऑन मून अर्थ के वेट का 1/6 भाग होता है, मतलब 1/6 होता है वेट ऑफ मून, किसका, अर्थ का। तो वेट ऑफ मून क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो वेट ऑफ मून हो जाएगा 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, इसके हिसाब से आपका वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 1200 न्यूटन, ठीक है। तो 6 2 12, तो इसके हिसाब से आपका वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, 1200 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पलर था और ये आपका PYQ भी है, तो आपको इसको सॉल्व करना है और आपको देखना है, सारी चीजों को नोट करते चलना। मैं जो आपको नोट दूंगी उससे तो पढ़ ही लोगे, पर खुद भी करोगे तो थोड़ा सा चीजें दिमाग में रह जाती हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरा एक एग्जाम्पलर है आपका एनसीईआरटी बुक का, इसकी आपको इमेज साइड में दिख रही होगी, जो आपका हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों हमने लेके हम चल रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है, वेट दिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि 10 न्यूटन है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो मतलब वेट ऑन अर्थ कितना है, 10 न्यूटन, ये क्वेश्चन में गिवन है, मतलब भार दिया है पृथ्वी का जो कि 10 न्यूटन है, सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट का पृथ्वी पर भार दिया है कितना, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन ऑन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी का भार नहीं है, एक ऑब्जेक्ट पिंड का भार है, ठीक है। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ मून, तो इसका वेट दिया है, तो मेजर्ड मून में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 10 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लो, 2 3 6, 2 5 10, तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 3 1 3 और 3 6 18, इतना न्यूटन आपका वेट ऑन मून आ जाएगा, ठीक है ना। सही किया ना डिवाइड 5 से, 3 1 3 2 3 6 18, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां तक आपके क्या थे, ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने कंप्लीट करवाए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, एक आपका फ्री फॉल वाला जरा केस है, उसको जरा समझ लेते हैं सब लोग अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, चीजें मैं बाकी आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। और चलो देखो देखो, फ्री फॉल वाला कल हमने केस समझा था, उसको थोड़ा सा डीपली और देख लो, और आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया है उसको भी मैं यहाँ पर साथ में डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहली बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल स्टेट में है, मतलब आपका ऊपर से नीचे से छोड़ दिया, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से लेकर नीचे से छोड़ देते हैं तो हमेशा उसमें ग्रेविटी एक्ट करती है, और ये चीज प्रूव की गई है कि उसपे अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो उसके अलावा कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता, ठीक है। अब आपके एग्जाम में एक साइड में इमेज आपको दिख रही होगी, वापस से क्वेश्चन क्या आया था, ये आपको साइड में इमेज दिख रही है, उसमें क्या था कि एक पंख है और आपका साथ साथ एक स्टोन है, उसको क्या किया, देखो एक पंख है और क्या है, एक स्टोन है, ठीक है। ये पंख हो गया और एक ये स्टोन है, इसको क्या किया, इसको निर्वात की कंडीशन, मतलब वैक्यूम की कंडीशन में इसको क्या किया, इसको डाल दिया। अब वैक्यूम की कंडीशन है और पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले जाकर सरफेस पे गिरेगा, ये क्वेश्चन है आपका, आपको साइड में दिख रहा होगा। तो देखो, जब वैक्यूम की कंडीशन हो गई, मतलब निर्वात की कंडीशन हो गई, इसका मतलब सारी की सारी हवा निकाल दी गई है, तो इस सिचुएशन में ये चाहे पंख हो, चाहे आपका बॉल हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ नीचे गिरेंगे, ठीक है। ये आपका केस पहला हो गया, 2-3 केसेस है, इसको समझ लो। तो पहला केस क्या हो गया कि अगर निर्वात
की कंडीशन है, तो उस सिचुएशन में जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उस निर्वात की कंडीशन में जो भी पिंड होंगे वो एक साथ एक समय पर नीचे गिरेंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो, अब दूसरा केस, अगर मैंने यहाँ से क्या किया, वैक्यूम को हटा दिया, तो इसका मतलब कहाँ क्या है, अब यहाँ पर हवा है, हवा का माध्यम है, हवा का माध्यम है, इसका मतलब क्या है, हवा एक तरह से प्रतिरोध का काम करेगी। ठीक है, हवा प्रतिरोध का काम कर रही है, हवा रेजिस्टेंस का काम कर रही है, मतलब एयर रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, तो अब देखो, अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये आपका केस नंबर 2 है, इसको लिखते चलना इस तरीके से ही। अब यहाँ पर अगर फेदर नीचे गिर रहा है और स्टोन नीचे गिर रहा है, तो इस कंडीशन में कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे पहले पहुंचेगा, तो देखो हवा में क्या है, रेजिस्टेंस है, मतलब अगर एक हवा की कंडीशन है, मतलब कि ऐसी कंडीशन जहां पर हवा प्रेजेंट है, तो इसका मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स है। एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट, जो पिंड गिर रहा है उसके ऊपर अपना रेजिस्टेंस, प्रतिरोध लगाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो होगा थोड़ा स्लो 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 नीचे जाएगा, और इसके अपेक्षा ये क्या होगा, ये फास्ट नीचे जाकर गिर जाएगा। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये जो है, ये स्पीड से आप मत समझिए, ये समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा, ये ऑब्जेक्ट बाद में गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, एयर ने अपना रेजिस्टेंस लगा दिया, एयर ने अपना प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, ये केस सबको समझ में आ गया। अब देखो, अब एक और ऑब्जेक्ट है, ये तो इस सिंपल चीज ऐसी हो गई। अब एक सिचुएशन क्या है कि एक क्वेश्चन आया कि अगर एक फ्री फॉल वाली स्टेट है, मतलब फ्री फॉल, अब देखो चीजों को फिर से समझेंगे बहुत अच्छे से, अगर कल किसी को कंफ्यूजन रह गया हो तो आज मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वापस से करी हूँ, क्योंकि एक दो मुझे डाउट्स आए थे टेलीग्राम पे, तो वो डाउट्स मुझे अब क्लियर करना है। तो क्या था, देखो सबसे पहले फ्री फॉल वाली कंडीशन समझो कि फ्री फॉल वाली कंडीशन है क्या। फ्री फॉल वाली कंडीशन है मतलब एक ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, एक मेरे पास ये पिंड है, और इस पिंड को मैंने क्या किया, फ्रीली छोड़ दिया। ठीक है, ये पिंड था मेरे पास, इसको मैंने फ्रीली छोड़ दिया। अब जब मैंने इसको फ्रीली छोड़ा तो इसमें क्या होगा, ये नीचे आना शुरू कर देगा, ये नीचे इस तरीके से आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो सबसे पहली बात, जब भी फ्री फॉल वाला कंडीशन होती है, ठीक है, फ्री फॉल मुक्त पतन होता है। फ्री फॉल मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मुक्त पतन की, मुक्त पतन, या यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ फ्री फॉल की। ठीक है, जब फ्री फॉल की कंडीशन हो रही है तो हमेशा वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो। देखो फ्री फॉल हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन, इसकी दिशा, दिशा क्या बदल रही है, ऊपर से नीचे आने में नहीं, दिशा नहीं बदल रही है। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड मतलब कि वेलोसिटी की, ठीक है, TUDE, मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका वेलोसिटी, वेग का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेग का मैग्नीट्यूड, तो वेग का मैग्नीट्यूड क्या है, बदल रहा है। तो ये हर सिचुएशन में ऊपर से नीचे आने में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बदल रही है। तो यहाँ पर बदल रही है किस तरीके से, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। क्या, जब मैंने क्या बोला, एक आपका मुक्त पतन का केस है, फ्री फॉल का केस है, जब ऑब्जेक्ट को क्या किया, इस तरीके से ऊपर से ऐसे छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो क्या, ऑब्जेक्ट नीचे आने लगा। तो अब ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, पर उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी की वैल्यू में, वेग की वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है। मान लो पहले 3 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 5 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हुई। इसका मतलब कि हर टाइम इंटरवल पर, हर समय अंतराल पर वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब देखो जैसे ही वेलोसिटी की बात हो जाती है, चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब कि वेलोसिटी आपका वेग में बदलाव की बात है, तो जहां पर चेंज इन वेलोसिटी आई वहां पर क्या दूसरा एक वर्ड यूज हो जाता है साथ में, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यूज हो गया, मतलब त्वरण की बात हो गई। अब चेंज इन वेलोसिटी है तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा एक्सीलरेशन यूज हो रहा है, यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ रहा है तेजी से। तो कौन सा एक्सीलरेशन, ये नॉर्मल एक्सीलरेशन नहीं है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन है, जो गुरुत्वाकर्षण बल का त्वरण है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाता हुआ नीचे ले आ रहा है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि मैंने क्या बात करी, जब ऑब्जेक्ट नीचे आया तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, उसकी वैल्यू बदल रही है, किसकी, वेग की, पर उसकी दिशा नहीं बदल रही है, वेग की दिशा बदल, वेग का वैल्यू बदल रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर त्वरण की बात हो रही है, क्योंकि एक्सीलरेशन, त्वरण, त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, इन फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहाँ पर त्वरण आपका, जो आपका त्वरण है, एक्सीलरेशन की बात हो रही है, तो एक्सीलरेशन कौन सा हो गया, आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। चलो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसी फ्री फॉल वाली कंडीशन पे।
तो देखो पहले क्या था, ये समझा जा रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर जिसका क्या है, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो भारी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ट्रक, और आपका अगर आप मैंने क्या किया, एक स्टोन ले लिया, और एक स्टोन के बाद एक मैंने ट्रक ले लिया, ठीक है, दो मैंने ऑब्जेक्ट्स ले लिए, एक स्टोन ले लिया, स्टोन हो गया, और ये एक इस तरीके से आपका ये ट्रक हो गया, ठीक है, ये ट्रक हो गया, ठीक है। अब ये दोनों अगर नीचे फ्री फॉल वाली स्टेट में है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आएगा? तो ये हुआ कि भाई जिसका मास जो भारी ज्यादा है वो नीचे पहले आ जाएगा, ठीक है, ये पहले नीचे आ जाएगा, ये बाद में आएगा। पर गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करा अपना, तो उन्होंने टावर पर कहीं जाके चढ़े थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने क्या किया, दो स्टोन को जो कि अलग अलग भार के थे, अलग अलग मास के थे, तो सॉरी मास मतलब द्रव्यमान, भार नहीं, तो अलग अलग द्रव्यमान के थे दो ऑब्जेक्ट्स, तो उन्होंने क्या किया, उसको ऊपर से गिरा दिया। अब ये पाया कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही साथ नीचे एक ही समय पर गिरे, ठीक है, मैंने क्या बोला? अब ये तो आपको मान लो यही गैलीलियो, तो ये तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था। अब इसी जगह पे गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने दो स्टोन लिए, स्टोन वन था और इनका स्टोन टू था, ठीक है, दो स्टोन ले लिए, एक का मतलब एक थोड़ा बड़ा ले लिया, एक थोड़ा छोटा ले लिया, मतलब दोनों के क्या हो गए, मास अलग अलग हो गए। ये M1 मास का था, ये M2 मास का था, ठीक है, दोनों को उन्होंने क्या किया, देखो कंडीशंस क्या लगाई, पहली क्या लगाई कि सेम हाइट, ठीक है, सेम हाइट से क्या किया, दोनों अलग अलग द्रव्यमानों के पत्थर को सेम हाइट से नीचे फेंका, तो उन्होंने पाया कि दोनों जो स्टोन्स थे वो एक ही समय पर नीचे आकर गिर गए। तो इससे ये समझ में आया उनको कि ये नीचे तो आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं, आपकी ग्रेविटी की वजह से आ रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, और कौन सा ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आ तो नीचे रहे हैं ये, ठीक है, इनके ऊपर वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, ये ऑब्जेक्ट्स नीचे आ रहे हैं बहुत तेजी से, पर ये ऑब्जेक्ट्स कितने भी भारी, दोनों में भार का अंतर था, दोनों में द्रव्यमान का अंतर था, भार नहीं द्रव्यमान का अंतर था, मासेस का अंतर था, पर फिर भी क्या दोनों एक साथ नीचे आकर गिरे। तो इससे ये समझ में आया उनको कि चाहे एक ऑब्जेक्ट आपका हॉलो हो, चाहे एक आपका ऑब्जेक्ट ठोस हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट हो, हर ऑब्जेक्ट जब नीचे सेम हाइट से फेंका जाता है ऊपर से और फ्री फॉल की स्टेट होती है, तो उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग जाता है, इसकी वजह से वो क्या है, वो सेम टाइम पर नीचे आकर गिरता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, इससे एक वर्ड समझ में आया, इस वर्ड को समझेंगे, जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जाती है। जो एक्सीलरेशन है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस, ठीक है, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस मतलब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर नहीं करता है, ठीक है, और क्या नहीं करता है निर्भर, आपका एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन है, त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो एक्सीलरेशन क्या है, ये आपका त्वरण, ये क्या हो गया, ये मासेस चाहे कोई भी हो मासेस, उस पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस। तो अब स्टार्ट कर देते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या है, एक तरह का ये बल है जो कि हमेशा किसी भी सतह का क्या होता है, लंबवत लगता है, तो मतलब कोई भी सतह है, अगर ये मान लीजिए इस तरीके से ये एक सतह है, तो इस सतह का क्या लगेगा, हमेशा ये लंबवत लगेगा, मतलब परपेंडिकुलर लगेगा, तो परपेंडिकुलर लगने वाला मतलब सीधा लगने वाला, इस तरीके से जो कि 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये सीधा लगने वाला जो बल है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रणरोध या आपका थ्रस्ट, ठीक है। तो थ्रस्ट क्या है, एक तरह का बल है जो कि हमेशा परपेंडिकुलर लगता है किसी भी सतह के, ठीक है, एक तरह का ये बल होता है, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, तो इसकी यूनिट होती है कि एक तरह का ये बल है, तो इसीलिए इसकी यूनिट हो जाती है, मात्रक हो जाता है इसका मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन, किसकी तरह, आपका फोर्स की तरह, इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है, इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस दैट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। चलो, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाला बल। अब बात कर लेते हैं क्या प्रेशर क्या है, प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया में, और एरिया कैसा, एरिया इन कॉन्टैक्ट। देखो बात को समझो कि क्या है, जैसे आपकी नेल है, आयरन की नेल है, अब इस आयरन की नेल को क्या किया, इस आयरन की नेल को दबाया, अब दबाया किससे, एक फिंगर्स के मतलब थंब से दबाया, तो ये आयरन की नेल थी, इस आयरन की नेल को इधर से इस तरीके से यहाँ से फिंगर रख के, थंब रख के दबाया, प्रेस किया, तो ये क्या है, अंदर घुस जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, अंदर इस तरह से उसको घुसे देते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, थर्स्ट
पर यूनिट एरिया में, और एरिया कैसा, एरिया इन कांटेक्ट। तो इस पर छोटे से एरिया का जो कांटेक्ट है तो एरिया इन कांटेक्ट, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका प्रेशर, दाब। तो प्रेशर क्या है, थ्रस्ट ऑन अ यूनिट एरिया। जो फोर्स है, बल लगा रहे हैं, बल किसमें, एक यूनिट एरिया में बल लगा रहे हैं, और बल कैसे लग रहा है, लंबवत लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगी तो वो नहीं जाती है सही तरीके से, पर अगर मैं एकदम स्ट्रेट इस तरह से लंबवत लगाऊंगी, प्रेशर लगाऊंगी, थ्रस्ट लगाऊंगी, तो क्या हो जाएगा, बल लगाऊंगी तो वो क्लिप जो है वो अंदर, या पिन जो है वो अंदर घुस जाती है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। अब क्या हो जाता है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से प्रेशर का, तो प्रेशर हो जाता है आपका फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स कौन सा है, यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है, यहाँ पर फोर्स जो है ये आपका थर्स्ट है, ठीक है, आपका प्रणोद है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया से कई एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, इनको समझेंगे। जैसे प्रेशर क्या हो गया आपका, फोर्स अपॉन में एरिया। अब देखो, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर कम लगेगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, देखो सबसे पहली बात है कि अगर एक आयरन की नेल है, इसको जरा उल्टा बना देते हैं आयरन की नेल को, इस तरीके से आयरन की नेल बना दी मैंने। ये इस आयरन की नेल पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी का भी मान लो पैर पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे किसी का पैर है, ये अगर पैर पड़ जाए तो इस पे क्या होगा, ये भुक जाएगा, अंदर तक चला जाएगा। इसी जगह पे अगर आयरन की नेल का क्या है, गुच्छा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आयरन की नेल की पूरी एक ट्रे बनी हुई है। अब इस ट्रे पे क्या है, किसी का पैर रखा जाएगा तो क्या उसको अंदर भुकेगा, नहीं भुकेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, अब इस कंडीशन में क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, इस जगह का एरिया बढ़ गया। इधर क्या था, एरिया छोटी सी जगह पर क्या था, वो भुक जा रहा था, इधर क्या है, एरिया बढ़ गया। जब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, अब एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लगेगा, तो इसमें भुकेगा नहीं, इस केस में भुक जाएगा। इसी का इस्तेमाल करके जो स्कूल के बैक के स्ट्रैप्स होते हैं, स्कूल के बैक के स्ट्रैप्स चौड़े चौड़े क्यों होते हैं, क्योंकि चौड़े होने से क्या होगा, उनका एरिया, उनका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो प्रेशर बच्चे के शोल्डर पे कम आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके एनसीईआरटी क्लास 8 में लिखा है, शायद 8 में ही है, ये तो मैं क्लास 9 का बता रही हूँ आपको, तो 8 में ही है, 8 या 7 में है, कि जो आपका पुली होता है, पुली क्या करता है, सर्फ के ऊपर अपना रैप करता है। किस तरीके से रैप करता है, जैसे सर के ऊपर अपना कपड़ा लेके चलता है ना, इस तरीके से ऐसे रोल 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 करके, और यहाँ पर क्या है, ये पुली भाई साहब है, ठीक है, और अपना ये सामान को उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रोल क्यों करते हैं। अब देखो, अगर ये रोल करने से क्या हो रहा है इनके ऊपर, ये इसका एरिया जो है, ये जो पूरा एरिया है ये बढ़ गया। ठीक है, अगर इसी जगह पे कोहली ने क्या किया होता, ये कोहली महाशय है और इन्होंने क्या किया होता, इस तरीके से समझ लो कुली बन गया बस। अगर इन्होंने डायरेक्ट लगेज को लगाया होता तो इनका एक पर्टिकुलर एक छोटी सी बिंदु वाला एरिया आता, ठीक है, इतना सा एरिया आता तो इनको ज्यादा प्रेशर लगता। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इसको कपड़ा ऐसे इस तरीके से रोल कर करके कपड़े को अपने सर पे रख लिया, और जब कपड़े को अपने सर पे रख लिया तो इनका एरिया देखो कितना ज्यादा बढ़ गया। अब एरिया ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब अब इसके ऊपर इन्होंने लगेज जब रखा होगा, इसके ऊपर कोई लगेज जाके इन्होंने रखा होगा तो क्या होगा, इनका एरिया बढ़ने की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, तो इसको आप यहाँ पर समझेंगे। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि अच्छा हाँ, मैंने बताया ना वो पिन वाला एग्जाम्पल और आपका बैक के स्ट्रैप्स वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है आपके रीसेंट एग्जाम में, मतलब आपका टीआरई 3 के में, टीआरई 2 में पूछा गया था क्या, कि एक कोई मैन है, अगर वो सीधा खड़ा है या वो लेटी पोजीशन पर खड़ा है तो किस केस में प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो खुद सोचो, अगर एक मैन को हम एक मैन बना देते हैं जल्दी से, तो एक आदमी है, ये आदमी है, ये अब ये इस तरीके से सीधी पोजीशन में खड़ा है, ठीक है, अगर इसे आदमी को मैंने क्या किया, लेटा दिया, इसको लेटा दिया, अभी लेट गए, तो अब खुद सोचो इसमें क्या है, इतने से दूरी में क्या है इनका एरिया है, और इसमें क्या है, इतनी ज्यादा दूरी में एरिया है। तो एरिया ज्यादा किसमें है, एरिया क्षेत्रफल ज्यादा इसमें है, एरिया कम किसमें है, क्षेत्रफल कम इसमें है। तो एरिया ज्यादा इसमें है तो प्रेशर कम किसमें लगेगा, प्रेशर आपका कम इस वाले केस में लगेगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो वही बात है, सैंड में अगर खड़े हुए हो तो सैंड जो है धंसती चली जाती है, रेत जो धंसती चली जाती है, नीचे की तरफ पैर चला जाता है, क्योंकि खड़ी स्थिति में है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है। अब अगर लेटी पोजिशन में है सैंड में तो वो नहीं धंसती उतनी तेजी से, तो क्या है, क्योंकि वहां पर एरिया ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम लगता है। ठीक है, इसी हिसाब से आपके बुक में एग्जाम्पलर है जो कि मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, अभी जो मैं पीपीटी पे आपको करवाने वाली हूँ सॉल्व, तो उसमें क्या है, वुडन ब्लॉक है। ठीक है, अब उसमें पूछा गया है कि वुडन ब्लॉक में किस वाले में आपका एरिया ज्यादा होगा। तो वुडन ब्लॉक है, मान लो ये मेरे पास एक वुडन का ब्लॉक है, ठीक है,
और ये मैंने क्या कर दिया, एक टेबल पे रखा है, और मेरे पास यही वुडन का ब्लॉक, इसको मैंने इस तरीके से इस पोजीशन पे रखा है, सीधी पोजीशन पे रखा है। तो अब किस में ज्यादा एरिया रहेगा, तो ये मेरे पास टेबल टॉप हो गया, ठीक है, ये टेबल टॉप है, ये भी टेबल टॉप है। तो अब खुद सोचो किसमें ज्यादा एरिया है। यहाँ तो सिर्फ इतना सा एरिया कवर कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा एरिया कवर कर रहा है, और यहाँ पे इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर किसमें ज्यादा लग रहा होगा, प्रेशर इस वाले में ज्यादा लग रहा होगा, इस वाले में प्रेशर कम लग रहा होगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो अब दूसरा देख लेते हैं, प्रेशर का एक और आता है आपका लिक्विड के ऊपर, कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, जो आपके द्रव्य होते हैं वो आपके प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, आपके दाब को एक्सर्ट करते हैं किस तरीके से। तो देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक ये क्या है, ये एक मेरे पास गोल सी एक बॉल है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, मतलब एक समझ लो एक बलून है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसमें हर जगह पे छेद कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पानी जो है वो इक्वल डायरेक्शन में, मतलब इक्वल इंटेंसिटी से निकलेगा हर छेद से बाहर। क्या मैंने बोला कि लिक्विड जो है एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। जो लिक्विड है, जो आपका द्रव्य है, वो द्रव्य क्या करता है, प्रेशर, आपका दाब जो है दीवार पर लगाता है, कंटिन्यू लगाता है। जैसे कि आपका एक कंटेनर कुछ इस सिचुएशन में है, अगर ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड प्रेजेंट है, तो लिक्विड जो है हर दिशा में अपना ये इस तरीके से प्रेशर को लगाएगा, ठीक है। अब ये बाहर क्यों नहीं चला जाता, क्योंकि इसमें ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है, वायुमंडलीय दाब भी लगता है, जो कि उसको बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है। तो ये लिक्विड ने क्या किया, हर जगह पे, हर दीवार के कोने पर प्रेशर लगाया, हर वॉल्स पर प्रेशर लगाया। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया, एक सर्किल है, एक बलून है जिसमें पानी भरा है, तो लिक्विड क्या है, एक्सर्ट प्रेशर लगा रहा है, और इसमें छेद कर दिए गए। तो देखा गया कि इक्वल डिस्टेंस तक पानी, हर में इक्वल डिस्टेंस तक पानी जा रहा है इस गोले वाले सिचुएशन में, ठीक है। तो इसमें समझ में आया कि लिक्विड जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर इन इक्वल डायरेक्शन, मतलब इक्वल डायरेक्शन में हर जगह इक्वल प्रेशर के साथ वो एक्सर्ट करता है, तो पानी इक्वल प्रेशर से निकलता है, ठीक। अब देखो, अब इसके साथ साथ आपका एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपको समझना है, जो कि एग्जाम्पलर है आपका किस तरीके से, और ये PYQs भी है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है जिसमें मैंने क्या है, पानी अच्छे से पूरा ऊपर तक भर दिया। अब यहाँ पर क्या किया, 3 छेद करे गए, एक छेद यहाँ किया गया, एक छेद यहाँ किया गया, एक छेद यहाँ किया गया। छेद A मतलब A, B और C, ये तीनों पॉइंट में छेद किया गया। अब पूछा गया कि कौन से पॉइंट से पानी ज्यादा दूर तक जाएगा, तो जो छेद सबसे नीचे रहेगा पानी उससे क्या रहेगा, सबसे दूर जाएगा, और फिर इसके बाद फिर सबसे कम क्या रहेगा, C वाले से। इसको कैसे समझेंगे कि जितना जो नीचे है, जितना नीचे लेवल है पानी का, उसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, वो क्या उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। ऊपर क्या होगा, ऊपर कम प्रेशर होगा, कम मॉलिक्यूल्स है वाटर में, फिर B में क्या थोड़े ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर के। अब A में क्या हो गया, सबसे ज्यादा एयर के वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो इससे क्या हो गया, सबसे ज्यादा प्रेशर A में है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर है, तो वो क्या है, वो दूर तक पानी जाएगा, और जो सबसे ऊपर वाला छेद है यहाँ पर, उसमें पानी क्या है, सबसे पास जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या, तो आपका थ्रस्ट और प्रेशर कंप्लीट होता है, प्रणोद और आपका दाब कंप्लीट होता है, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट भी समझ लो, मात्रक क्या हो जाता है इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी बोलते हैं। और एक और इसकी एक यूनिट होती है टॉर, ठीक है। टॉर याद रख लो, क्योंकि आपके मोर देन वन ऑफ द अबव में अगर पास्कल और टॉर दोनों दे दी है, ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और आपकी टॉर दोनों दी है, तो आपको टॉर भी मार्क करनी है कि टॉर भी आपकी यूनिट होती है प्रेशर, ठीक है, सिंपल याद कर लो। चलो अब बात कर लेते हैं कि बायोवेंसी, आपका उत्प्लावकता क्या होती है, उत्प्लावन बल क्या होता है, बायोवेंट फोर्स क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में डालते हैं, तो ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर जा रहा होता है, तो नीचे से पानी भी उसके ऊपर एक बल लगाता है, इसी बल को बोलते हैं क्या, आपका उत्प्लावन बल, बायोवेंट फोर्स। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तैर रहा है, तो नीचे से उसमें पानी प्रेशर लगा रहा है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, ये बल लगा रहा है, उस कारण से वो चीज तैर रही है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटल। मतलब एक मेरे पास ये एक कंटेनर है जिसमें पानी प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया, इसमें बॉटल डाल दी। अब बॉटल डाल दी तो क्या है, बॉटल यहाँ पर तैर रही है। तो तैर रही है क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे से क्या लग रहा है, बायोवेंट फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से नीचे से कौन सा फोर्स लगा, बायोवेंट फोर्स लगा, जिसने क्या किया, इसको तैराने में मदद किया। अब ऊपर से भी तो ग्रेविटी लग रही होगी, तो ऊपर से क्या है, आपको ग्रेविटी लग रही है, जी लग रहा है,
ठीक है। तो ऊपर से क्या लग रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल, नीचे से बायोंट फोर्स, तो इसको क्या है, तैराने में मदद करता है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट डूब गया या कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा मतलब इतना तैरा, फिर कोई ऑब्जेक्ट क्या है थोड़ा ज्यादा तैर गया, इस तरीके से आधा इमर्स्ड हो गया इस तरीके से पानी के अंदर। तो ये कैसे हो गया, तो ये सब डिपेंड होता है किसपे, घनत्व पे, पानी के घनत्व पे और आपका जो भी पिंड है उसके घनत्व पे। देखो समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिंड कब डूबेगा, जब उसका घनत्व, पिंड का घनत्व पानी के घनत्व या तरल के घनत्व से ज्यादा होगा, तो वो पिंड जो हो जाएगा वो डूब जाएगा। क्या मैंने बोला, फिर से समझेंगे। मान लो मेरे पास एक क्या है, केस है, दो मेरे पास केस है, एक मेरे पास ये पानी का बॉटल है, एक मेरे पास ये पानी का बॉटल है। एक में क्या था, ये मेरे पास एक स्टोन था जो कि डूब गया, और एक मेरे पास था ये जो बॉल थी, ये क्या है, ये तैर रही है इसमें। अब क्यों हुआ, दोनों में पानी भरा हुआ है, पर ऐसा क्यों हुआ, एक में डूब गया और एक में तैर गया। क्यों डूब गया इसमें, क्योंकि इसमें जो स्टोन का घनत्व है, स्टोन की डेंसिटी है, वो ज्यादा है किसकी डेंसिटी से, पानी की डेंसिटी से। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्टोन की डेंसिटी, इसमें डेंसिटी ऑफ स्टोन मतलब डेंसिटी ऑफ स्टोन ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो यहाँ इस केस में क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी की घनत्व से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये सिंक करेगा, डूब जाएगा। अब इसी जगह पर ये तैरा क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ जो आपकी बॉल है ये कम है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये क्या है, ये फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो इतनी बात समझ में आई कि कोई भी ऑब्जेक्ट डूबता कब है, जब उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिस तरल पदार्थ में उसको तैराया जा रहा है या तैराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब देखो, अब इसका मतलब कि यहाँ पर नीचे से बल किस तरीके का लग रहा होगा, बायोवेंट फोर्स लग रहा होगा। ऊपर से कैसा बल लग रहा होगा, ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। तो अब जब डूबने वाला केस है, तो इसका मतलब कि बायोवेंट फोर्स में कमी आ गई, नीचे से जो उत्प्लावन बल लगना था, जो कि उसको ऊपर तैराने के लिए इंपॉर्टेंट था, वो कम हो गया, और नीचे लगने वाली ग्रेविटी ज्यादा हो गई, क्योंकि घनत्व ज्यादा है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इस केस में क्या हो गया, यहाँ पर इसको मार्कर चेंज करके बताऊंगी तो आपको ज्यादा चीजों को समझने में आसानी हो जाती है। इस वाले केस में क्या हो गया, ग्रेविटी ज्यादा हो गई, ग्रेविटी ज्यादा हो गई, और आपका जो बायोवेंट फोर्स है, उत्प्लावन बल है, ये कम हो गया। ठीक है, तो यहां से ऐसे समझ लो कि एरो लगाओ, दो एरो लगा दो यहाँ पर, और यहाँ पर लगा दो खूब सारे एरो। ठीक है, तो यहाँ पर खूब सारे एरो लगा दिए, तो इसका मतलब ग्रेविटी ज्यादा नीचे कर रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, जो पिंड है उसकी घनत्व ज्यादा है, उसकी वजह से वो डूब गया। आई होप ये पॉइंट इजी था, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड, तो वही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स, कितना बायोंट फोर्स की वैल्यू है, ये डिपेंड करती है किसपे, कि एक ऑब्जेक्ट, एक पिंड, उसका घनत्व कितना है। अगर ज्यादा घनत्व है तो बायोंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और अगर घनत्व कम है तो बायोंट फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे कि वो तैरता रहेगा। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसी पे डिपेंड होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को या तो पूरा डुबाओ, जब हम किसी बाल्टी भरी हुए पानी में अगर एक बॉटल को तैराने की कोशिश करते हैं, या उसको दबा के नीचे लगते हैं, ऐसा दबाते हैं खींच के ऐसे, तो क्या है, नीचे से एक बल लग रहा होता है, वो बल फील होता है, तो वो क्या हो गया, वो अब थ्रस्ट हो गया। ठीक है, नीचे से लगने वाला बल या बायोंट फोर्स हो गया, जो कि उसको ऊपर की तरफ, इस आपका ऊपर की तरफ ऐसे करके धक्का देता है। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स उसमें वो लगता है। तो देखो अब क्या हो गया, पहले बॉडी इज इमर्स्ड और पार्शियली और फुली, जब कोई भी बॉडी अगर थोड़ी या पूरी पानी के अंदर चली गई है, इसको देखो समझो, फिर इसकी डेफिनेशन समझेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबको वैसे पता ही होगा, क्या है, मेरे पास एक ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में यहाँ से क्या है, नोजल निकला हुआ है, मतलब पानी के गिरने की व्यवस्था है, कि अगर गिरेगा तो यहाँ पर भर जाएगा। अब इसमें पानी यहाँ तक पूरा फुल है, ठीक है, पानी ऊपर तक फुल है, जरा भी ऊपर जाएगा तो पानी बाहर निकल जाएगा। अब क्या किया, इसमें एक बॉटल को डाल दिया। अब बॉटल को डालेंगे तो क्या होगा, जो बॉटल होगी उसके आने से क्या हुआ, यहाँ पर मान लो ये एक बॉटल थी जिसको इसमें डाला गया। अब इस बॉटल के आने से क्या होगा, कुछ जो पानी है वो डिस्प्लेस आउट होगा, मतलब वो बाहर निकलेगा। अब वो उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना कि उस बॉटल का क्या होगा, आपका उस बॉटल के वेट के बराबर जो पानी है वो निकलेगा। मतलब वही बात कि अगर स्विमिंग पूल में कूद गए तो जितना पानी बाहर निकल जाता है, तो वो पानी उस बॉडी के वेट के बराबर होता है। तो यही चीज है, और सबको पता भी होता है कि वॉल्यूम ऑफ इमर्स पार्ट, जो पानी में पार्ट अंदर गया, वो पानी के कितना निकला पानी से बाहर, उसके बराबर होता है। मतलब जितना पानी बाहर निकल गया उतना ही वेट, उतना ही उसका वॉल्यूम होगा वाटर का।
ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और फुली इन अ फ्लूइड, एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये हो गया आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि यूरेका यूरेका करके भागते हुए चले आए थे। ठीक है, फिर लास्ट आपका बचता है यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी, आपका अपेक्षित घनत्व। तो इसका फॉर्मूला सिर्फ याद कर लो, न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे तो कर लेना, नहीं तो ऐसा कुछ आया दिखा तो है नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी की एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि 4 मार्क करो सबके सब अपनी नोटबुक में, कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, दोनों क्या है ऊपर से कैंसिल जाते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का घनत्व, और पानी का घनत्व, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अगर आते हैं तो, और मैंने तो नहीं देखा अभी तक। और इसका ये यूनिट जरूर पूछी जाती है, तो यूनिट को समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है कि टॉपिक्स को लेकर। को स्टार्ट कर देते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ये है आपका, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू अ ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। ठीक, एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकेंड्स में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए। तो क्या निकालना है आपको? सबसे पहले निकालना है इसमें कि स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब आपको स्पीड का ज्ञात करना है। पहले वाले में स्पीड निकालना है, फिर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, और फिर आपको हाइट निकालना है, मतलब हाउ हाई इज द लेज। ये 3 चीज यहाँ निकालनी है। पहले में समय हो गया, फिर आपको औसत चाल हो गया, इसकी चाल निकालनी है, समय नहीं, इसकी चाल निकालनी है, फिर आपकी धरती की कगार से कितनी ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ये 3 चीज यहाँ पर आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले चीज है, जो जो चीजें दी हुई हैं उसको समझते हैं। तो एक कार है, मान लो एक कार बना लेते हैं। ये एक कार है और ये एक ऊंचाई से गिरती है। तो मतलब यहाँ से ये गिरी और नीचे की तरफ आकर इस जमीन पर टकराई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये कार अब नीचे आकर इस पोजीशन पे होगी। अब ऊपर से चली, ऊपर से एक, ऊपर का मतलब ऊपर रेस्ट पोजीशन पे थी, रेस्ट से नीचे गिरी, तो ये यहाँ पर आकर गिरी इस तरीके से। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये यू है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू है। इसको मैं 0 ले सकती हूँ क्योंकि ये क्या थी? ऊपर रुकी हुई थी। टाइम क्या है? टाइम आपको 5 सेकेंड, मतलब 0.5 सेकेंड जो है वो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, जो चीजें गिवन है वो चीज हम पहले लिख रहे हैं। फिर क्या है? आपको v जो है स्पीड, फाइनल वेलोसिटी मतलब v की आपको इसमें ज्ञात करना है पहले वाले केस में। और g का मान क्या है? g का मान आपको बोल के रखा है कि g का मान आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम g को क्या लेंगे? हम g को नेगेटिव लेंगे अपने तरफ से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? g को -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जो त्वरण है, जो एक्सिलरेशन है, त्वरण है जो आपका, ये नीचे की ओर लग रहा है, या त्वरण जो है आपका डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, इस कारण से हमने g को क्या किया? नेगेटिव लिया। ये बात समझ में आई सबको? चलो अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो पहला वाला हमारा केस हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट वाला केस है, इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हो जाएगा v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। ये फॉर्मूला हमको पता है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करना है। तो क्या हो जाएगा? v हमको निकालना है, u हमें पता है 0 है। ठीक है, प्लस आपका g क्या है? -10 है, और t क्या है? 0.5 सेकेंड्स है। तो इसके हिसाब से v का मान क्या आ गया आपका? -5 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस आया तो इसका मतलब कि माइनस क्या शो करता है? माइनस शो करेगा, यहाँ पर ये लिख देती हूँ मैं, जिससे कि आपको जब मैं दूंगी तो आप समझ लेंगे। माइनस शोज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ कोई चीज गिर रही है, इसीलिए माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, v में माइनस का साइन, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस में आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब इसके बाद आपका सेकेंड पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? v आपको जो, अगर आंसर की तरफ आप देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? v है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, माइनस साइन शो कर रहा था पर आंसर आपका ये होगा। चलो अब सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस क्या है? जिसमें हमको औसत चाल निकालना है, औसत चाल निकालना है। ठीक है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा आपका u प्लस v अपॉन में 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0 प्लस में 5 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.5, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये हो जाएगा आपका
2.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका सेकेंड वाला हो गया जिसमें औसत चाल आपने ज्ञात कर ली। ठीक, औसत चाल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक और फॉर्मूला होता है औसत चाल का, इसको भी यहाँ पर लिख देती हूँ। एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला होता है आपका, इसको भी लगा सकते हैं, जिसमें कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमको हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो इसके लिए आपको पहले एच निकालना पड़ेगा। तो आप कोई भी फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं। चलो अब थर्ड वाला केस देख लेते हैं। थर्ड वाले केस में क्या है, जिसमें कि आपको हाइट निकालनी है, मतलब कि ये आपको एच निकालना है। ये एच है, इसको आपको ज्ञात करना है। एच है या एस है, जो भी आप इसको लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ में जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको पता है, हमने फॉर्मुलेस देखे थे अभी। ठीक है, तो इसकी जगह एस हमको ज्ञात करना है, तो एस बराबर हो जाएगा, एस बराबर होगा आपका 0, यू 0 है, टी आपका हमको पता है 0.5 सेकेंड्स है, प्लस आपका हाफ हो जाएगा, और आपका यहाँ माइनस का 10, और यहाँ पर 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो एस बराबर हो जाएगा 0 प्लस 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर हो गया आपका माइनस में 5। ठीक है, माइनस में 5, और ये हो गया फिर 0.5 और 0.5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो s बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 1.25 मीटर्स। अब पर हमारा आंसर क्या आएगा, क्यों ये माइनस में आया, तो यहाँ पर वापस से मैं लिख दे रही हूँ कि माइनस जो है ये बता रहा है, माइनस शोस डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। पर आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 1.25 मीटर्स। ठीक है, तो आपका ये हो गया आपका यहाँ पर इसका आंसर। अब अगर एस आ गया है, एस आ गया है, टोटल टू डिस्टेंस हमको पता है, तो इस वाले फॉर्मूले को आप निकाल के यहाँ पे भी इसका आप इसको भी लगाकर एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। किस तरह से, टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो गया, 1.25 हो गया, और टोटल टाइम क्या है आपको 0.5 है, तो इस हिसाब से आप औसत चाल यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, ये आपकी औसत चाल आ जाएगी, जो कि आपकी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी तरीके से आप इसमें औसत चाल को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था, पर अगर चीजों को नेगेटिव पॉजिटिव समझ में रहेगा तो आप आंसर्स को इजिली कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब क्या है, अब नीचे से ऑब्जेक्ट, कोई भी, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, मतलब इस तरीके से फेंका जा रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो इसका मतलब अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। और तो ये कितने हाइट पे जाकर रुका, ये इसमें एच की वैल्यू क्या है, 10 मीटर हमको अब देकर रखी है। ठीक है, नीचे से ऊपर तक की वैल्यू हमें दी हुई है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड। तो मतलब किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका गया था। तो इसका मतलब इस केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी v की वैल्यू 0 हो गई, और u की वैल्यू क्या है हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, और s हमें को मतलब h हमको दे के रखा हुआ है। g का मान अब हम यहाँ क्या ले लेंगे, g हम वापस से 10 मीटर पर सेकेंड माइनस में लेंगे, क्योंकि क्या, देखो g का मान आप चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे फेंको, कोई भी ऑब्जेक्ट को चाहे ऊपर फेंक रहे हो चाहे आप नीचे फेंक रहे हो, ये है मान लो ऊपर फेंका, ये नीचे फेंका, आप जी का मान हमेशा क्या है, नेगेटिव ही लेंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्योंकि वो, ठीक है ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड माइनस में लेंगे तो इससे आपका आंसर सही निकलेगा। चलो अब क्या है, हमने जी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड ले लिया, तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो क्या अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, जिसमें हमारा देखो एच भी होना चाहिए, मतलब एच की जगह या एस होना चाहिए, एस इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो v है हमारे पास, v हमको निकालना, v है हमारे पास, u है, g है, s है, तो इसके साथ साथ हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन हर समय लगेगी। ठीक है, gs, तो इसके हिसाब से ये वाला हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर हमको निकालना है, प्लस 2 जी हमको पता है -10, और एस हमको पता है 10। तो इसके हिसाब से क्या हो गया आपका, इज इक्वल्स टू 0 हो गया 2 यू स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा सॉरी ये 200। ठीक है, तो इसका u इधर साइड चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू -200, तो माइनस से माइनस गया, तो u हो जाएगा आपका √200। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर कुछ 14.14
समथिंग में आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड, जो है आपकी यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके हिसाब से ये तो आपका पहला वाला केस हो गया जिसमें पहला आपने ये निकाला। अब सेकंड केस क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वाला केस देख लेते हैं जिसमें क्या निकालना है आपको। सेकंड केस पहला समझ में आ गया ना सबको कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी जाएगी, तो कितना वेग हो जाएगा इसका, v की वैल्यू आ गई 14 पॉइंट समथिंग आएगी जब इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, तो इसका मतलब कि द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका मतलब यहाँ पर अब हमको सेकंड वाले केस में टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अब यहाँ पर यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सारी चीजें हमको दी हुई है, अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो v क्या हो गया, 0 हो गया, u हमने देख लिया, तो u हमने मान लो लगभग हम 14 की तरफ लेकर चलते हैं, 14। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या ले लिया, 80, a हमारा मतलब g हमारा हो गया, ये g है, तो g हो गया माइनस का 10, और इंटू t क्या हो गया आपका, t हमको निकालना है। तो 0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और ये 14 माइनस आपका 10t। ठीक है, 14 माइनस 10t। अब इसको इधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल्स टू माइनस का 10t। तो माइनस से माइनस गया तो t हो जाएगा 1.4 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपका t यहाँ पर आकर निकल गया। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका प्रेशर वाला क्वेश्चन था। प्रेशर वाला है, जैसे मैंने बताया था ना कि फोर्स क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन में एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा, सॉरी फोर्स नहीं प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या है, जितना ज्यादा आपका क्या होगा एरिया होगा उतना कम लगेगा क्या प्रेशर। तो इसी उस पे क्या है, ये वाला क्वेश्चन है जो कि एक आपका क्वेश्चन आ भी चुका पीवाईक्यू में, जो मैंने समझाया था कि एक आदमी खड़ा हुआ है तो उस पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, कि एक आदमी लेटा है उस पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, मतलब धरती पे वो किस चीज पे ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक लकड़ी का गुट्ठा मेज पर रखा है, लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 केजी है, मतलब यहाँ पर जो मास देके रखा है, ये मास कितना देके रखा है, 5 केजी देके रखा है क्वेश्चन में, तथा इसकी विमाएं, इसके जो डायमेंशंस हैं वो क्या देके रखे, 40 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। मतलब आपका ये इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर डायमेंशंस दिया हुआ है centimeter by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with its side of dimension 20 centimeter into 10 centimeter। जस्ट अ सेकेंड, एक इंग्लिश में हिंदी में किधर लिखा हुआ है, हाँ ये है इंग्लिश का, आपका इंग्लिश का इधर है। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 केजी एंड इट्स डायमेंशन इज 40 सेंटीमीटर। मतलब एक इसका डायमेंशन है, ये कैसा कुछ इस तरीके से ब्लॉक है, मान लो ये आपका ब्लॉक है जो कि बना हुआ है इमेज में ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, और ये 20 हो गया, और ये आपका 10 हो गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड, find the pressure exerted by the wooden block on the tabletop if it is made lie on the tabletop with its sides of dimension। अब देखो पहला वाला केस क्या है, पहले वाले केस में क्या किया इन्होंने, देखो फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में क्या है कि डायमेंशन क्या है आपका 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। तो मतलब कि एक टेबल टॉप बना लेते हैं जल्दी से, ये आपका हो गया टेबल टॉप। ठीक है, ये हो गया आपका टेबल टॉप। अब इसके ऊपर खड़ा कर दो ये आपका बॉक्स, तो बॉक्स कुछ इस तरीके से खड़ा हो रहा है, ये हो गया बॉक्स, ये इसका इस तरीके से। अब यहाँ पर ये वाला एरिया क्या हो गया, ये डायमेंशन हो गई 20 और ये वाली डायमेंशन हो गई 10। इस तरीके से बॉक्स जो है पहले वाले केस में खड़ा है। तो अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है प्रेशर। प्रेशर हमको ज्ञात करना है हर सिचुएशन में। ठीक, तो पहले वाले केस का प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स क्या है आपका, फोर्स को हम ले सकते हैं एम इंटू जी ले सकते हैं, अपॉन में एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी हो जाएगा। तो हमको क्या दिया हुआ है, देखो एम क्या दिया है 5 केजीज। ठीक है, ग्रेविटी हमको इस वाले केस में हम 10 लेंगे, माइनस माइनस कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका 20 सेंटीमीटर्स है, तो 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये आपका कितना मीटर हो जाएगा, ये आपका 1 अपॉन, ये आपका 20 अपॉन में 100 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली पुट कर दो यही सेम, तो 20 अपॉन में 100 और इंटू 10 अपॉन में 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, ये वाला भी 100 ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा आपका
20 इंटू में 10, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा 250 पास्कल जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला वाला केस हो गया, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अब बात करते हैं क्या केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 जो है आपका, जहां पर अब आपका क्या है 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आपका इस तरीके से रखा है, मतलब वही वही आपका टेबल टॉप, इस तरीके से ये टेबल टॉप रखा हुआ है। अब इस टेबल टॉप के ऊपर ये आपका ब्लॉक कैसे रखा है, आपका इस तरीके से ब्लॉक रखा है, मतलब 20 सेंटीमीटर नीचे और आपका 40 सेंटीमीटर नीचे और ये 20। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा 40 हो गया और ये वाला हिस्सा क्या हो गया 20, इस तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। अब इसका प्रेशर निकालना है, ये वापस से हो जाएगा m इंटू जी, सेम वैसे ही है, l इंटू बी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन में, यहाँ पे 40 अपॉन में 100 करेंगे, सेंटीमीटर इसको मीटर में कर दिया, इंटू 20 अपॉन में 100। आई होप ये समझ में आ रहा होगा ना सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं। 5 इंटू 10 और अपॉन में 40 इंटू 20 हो जाएगा और यहाँ पर 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 625 पास्कल। अब खुद देख लो, जब ये सॉल्यूशन हो गया तो इसका मतलब जब ये लेटी पोजीशन में है, इस पोजीशन में है एक ब्लॉक, तो उसके ऊपर प्रेशर देखो क्या लग रहा है, इस पे प्रेशर कम लग रहा है। ठीक है, और जब ये क्या है खड़ी सी पोजीशन में है, इस पोजीशन में है, तो उसके ऊपर प्रेशर क्या है ज्यादा लग रहा है। इससे हमें समझ में आता है कि जो हमने धीरे से पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आपके एक्सरसाइज जो आपकी पीछे एक्सरसाइज होती है ना चैप्टर के बाद, तो यहाँ से आपके चैप्टर के एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्या है पहला, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, जो निकालना है उसको आपको ना लिखते चलना होता है, तो हमको फोर्स निकालना है। ठीक है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 केजी की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। गुरुत्वीय बल आपको निकालना है, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है तथा पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब हमें फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हमने देखा था, फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर या d स्क्वायर जो भी है, जिसको भी ले लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पृथ्वी पे किसी उसकी सतह पे कहीं पे भी व्हाट इज द मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक मान लो यहाँ पर 1 किलोग्राम का क्या है ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक, अब इसका क्या है, इसका हमको क्या निकालना है, बल निकालना है, मतलब कि पृथ्वी और उसकी सतह पर रखी गई 1 किलो वस्तु के बीच का गुरुत्वीय बल। तो पृथ्वी की सतह कैसे, इसका जो बल कैसे निकालते हैं, इसको सेंटर से लेकर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, ये आपकी दूरी क्या हो जाएगी, ये आपकी दूरी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, रेडियस हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सारी चीजों को पुट कर देंगे। तो क्या हो गया, देखो आपका एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ बराबर हो जाएगा 6, आपको सबसे जी का मान देखो यहाँ पर नहीं दिया, जो कि मैंने बोला था आपको याद रखना पड़ेगा, तो 6.67 इंटू 10⁻11 था, मैंने बोला शगुन वाला से याद करना है आपको, इंटू आपको क्या हो जाएगा, अब क्या दे के रखा है 6 इंटू पृथ्वी की त्रिज्या, सॉरी पृथ्वी का द्रव्यमान आपका क्या हो जाएगा m1 तथा पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा आपका, एक m1 m2 है, तो एक आपका देखो, एक आपका ऑब्जेक्ट का हो जाएगा और एक आपका पृथ्वी का हो जाएगा। तो एक आपका अगर पृथ्वी का हो गया तो 6 इंटू 10⁻24 kg हो गया, और आपका 1 kg ये इसका जो ऑब्जेक्ट का दिया हुआ ये वाला ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर, जो पृथ्वी की त्रिज्या है, जो कि आपको 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स दी हुई है। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, हमको इसका स्क्वायर करना है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सब चीजों को एक तरफ कर लीजिए, एफ हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻20 सॉरी 24, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। ठीक है, ठीक, अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻12 से ये गया, तो ये बचा 10⁻12, और तो इसको हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, 10 लिख देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4। ठीक है, अब क्या हो गया, ये आपका न्यूटन में आंसर आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर डायरेक्टली मैं बता दे रही हूँ, ये आपका 9.8 न्यूटन आपका आंसर होगा, आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और काफी जो बीच बीच के क्वेश्चन है वो हम, जब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था बोर्ड पे, तो वहां पर भी कराए हैं क्वेश्चन, तो ये सब मिला के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या है, एक बॉल है, ठीक है, इसको
क्या है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। अब क्या है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, तो इसका अंदर यू की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 49 मीटर पर सेकेंड दे के रखी है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ये h निकालना है, s इज इक्वल्स टू h होता है, ये आपको ज्ञात करना है जहां पे आपकी मैक्सिमम ऊंचाई तक ये बॉल जो है ये पहुंचेगी, ठीक है। इसकी हाइट आपको ज्ञात करनी है। चलो आओ देख लेते हैं, ठीक। फिर क्या क्या दे के रखा है, बस इतना ही चीजें दी है और ज्यादा कुछ दिया भी नहीं है। तो इसमें हम एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे, मतलब जी का मान क्या ले लेंगे, यहाँ पर जी का मान हो जाएगा आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। -10 ले लो, या फिर आप यहाँ पर ये भी ले सकते हैं, 49 है ना, तो यहाँ पर -10 की जगह यहाँ पर 9.8 ले लेंगे, यहाँ 9.8 ले लेते हैं, तो उससे हमको सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब v क्या हो जाएगा इस केस में, v हो जाएगा, जब ऊपर जाएगी तो v हो जाएगा 0, ठीक है। और हमको क्या है, s हमको ज्ञात करना है। चलो और देख लेते हैं, तो उसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, सबसे पहले वाले केस में हो जाएगा फॉर्मूला आपका, जस्ट अ सेकेंड, 2GS बराबर हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। फॉर्मूले याद कर लो, तीनों फॉर्मूले, इस तीनों, यही 3 फॉर्मूले ज्यादातर लगते हैं, यही 3 फॉर्मूले है ही है तो यही लगेंगे ज्यादातर। क्या, 2 माइनस में 9.8, ठीक है, 0.8 इंटू में s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर का 0 स्क्वायर माइनस का 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो s बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 49 इंटू 49 और अपॉन में 9.8 इंटू में 2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस से ये वाला माइनस इधर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ इसमें मीटर्स में आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व नहीं कर रही हूँ मैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्या है, द टोटल टाइम, आपको टोटल टाइम निकालना है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने के लिए कुल समय, मतलब यहाँ पे ऊपर था, अब ऊपर से उसको नीचे आना है वापस, तो उसको नीचे आने का कुल समय पूछा जा रहा है, पृथ्वी तक ये बॉल जो है वो नीचे आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो, एक ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर नीचे आके वापस आ गया, तो यहाँ पर अगर मैं s की बात करूं जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है, वो सबसे कम दूरी है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में s की जगह क्या लिखा, 0 लिखा, इज इक्वल टू 49 इंटू में t हमको निकालना है प्लस 1/2, और यहाँ पर आपका -9.8, ठीक है, का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व आपको खुद करना है, तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10 सेकेंड्स, ठीक है। सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, ठीक है, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना कि हमने s को 0 क्यों लिया, क्योंकि ऊपर गया और फिर वापस आ गया नीचे, तो क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, 0 हो गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस पूछता तो आपका ऐड कर देते, पर नेट डिस्प्लेसमेंट लेंगे, s लेंगे हम यहाँ पर, तो वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14th क्वेश्चन। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6, ठीक है, 19.6 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, ठीक है। देखते हैं, छोड़ते हैं, जैसे बोल रहे हैं वो हम सब चीजें करेंगे। अब ये ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तो मतलब इसका एरो क्या हो गया, इधर की तरफ, ठीक है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर से नीचे छोड़ा जा रहा है, मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है तो मतलब v हमको क्या है, ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, हम माइनस, मतलब g की वैल्यू क्या लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या है, ऊपर है, ये ऊपर है, और हाइट हमको देके रखी है कितनी, 19.6, तो ये h की वैल्यू कितनी देके रखी है, 19.6 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी s की वैल्यू क्या ले लेंगे, s की वैल्यू लेंगे हम -19.6, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, हाइट क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ दी है, ठीक है, इसलिए हमने इसमें माइनस लगाया। ये बात समझ में आई ना सबको, कि ये ऊपर की तरफ का हाइट क्या है, इस तरह से दी हुई है, पर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो उसमें हमने माइनस लगा दिया। अब इसका फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर फॉर्मूला हम लगा देंगे 2as या gs बराबर हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, ठीक। ये यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 9.8
फिर -19.6 बराबर v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस से माइनस गया, ठीक है ना। तो 2 9.8 इंटू 19.6 इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो ये 8 टू ज़ 16, 9 टू ज़ 18, 19.6 इंटू 19.6 बराबर v स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो बार कर लोगे ना सब क्वेश्चंस तो आपको ना हैबिट में हो जाएगा कि हमको कैसे तरह से क्वेश्चंस को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड से प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंचाई गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब यहाँ पर क्या क्या चीजें देके रखी है, इनिशियल वेलोसिटी देके रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है स्टोन को जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या देके रखी है 40 मीटर पर सेकेंड देकर रखी है। और आपको क्या है, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन g इज इक्वल टू, g की वैल्यू क्या है हमारी वापस से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। देखो सब में माइनस लग रहा है 10 है ना, -10 या -9.8। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। हमको हाइट को यहाँ पर ज्ञात करना है कि ये मैक्सिमम हाइट पे कितना जाएगा। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब h देखना है और कितना डिस्टेंस कवर किया स्टोन से वो भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो हमको क्या क्या चाहिए, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टुवर्ड्स द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इतना है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, v की वैल्यू 0 हो जाएगी कि ऊपर जाके वो रुकेगी। ठीक, फिर इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या लगेगा 2as या 2gs बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -10 इंटू आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका s हो गया। ठीक है, और v स्क्वायर 0 का स्क्वायर और माइनस में 40 का स्क्वायर, माइनस से माइनस गया। ठीक है, s बराबर हो जाएगा आपका 20, s बराबर हो जाएगा आपका 40 इंटू में 40, तो s बराबर हो जाएगा आपका 80 मीटर्स। ठीक है, s बराबर हो गया 80 मीटर्स। अब क्या है, देखो क्या पूछा है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी इतना, और फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, मतलब हाइट पूछा है। देखो यहाँ पर यहाँ पहुंचने की मैक्सिमम हाइट पूछा है, उसने वापस ग्राउंड पर आने की बात नहीं की है। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट नेट विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेट विस्थापन आपका मतलब यहाँ पर एस आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, आपका विस्थापन जो हो जाएगा ये आपका 80 ही मीटर रहेगा। यहाँ 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर तक पूछा, नीचे आता, अगर नीचे पूछा जाता कि यहाँ आना है वापस तो 0 हो जाता। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका 80 मीटर हो गया। एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन भी क्या हो जाएगा आपका 80 मीटर हो जाएगा, क्योंकि एस एच और एस सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ आपको तरीका बता दूंगी, बाकी आपको करना खुद से है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ठीक है, तो एक अर्थ बना लेते हैं, एक तरफ अर्थ बना लिया और एक तरफ क्या बना लिया, सन बना लिया। ठीक, तो ये अर्थ हो गई और ये सन हो गया। इसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब एफ निकालना है, एफ ज्ञात करना है। गिवन मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ एम ई की वैल्यू क्या देके रखी है 6 इंटू 10⁻24 kg देके रखी है, एंड दैट ऑफ सन, और मास ऑफ सन कितना देके रखा है 2 इंटू 10⁻30 kgs ये देकर रखा है। ठीक है, दो वैल्यूज यहाँ पर देकर रखी है, मास दोनों के दिए हुए हैं। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज, अब इन दोनों के बीच की दूरी या डी या आर जो भी ले लें, तो इसकी दूरी देके रखी है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, अब क्या निकालना है, फोर्स निकालना, तो वही फॉर्मूला हो जाता है फोर्स का कि फोर्स इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम एस अपॉन में आर स्क्वायर या डी का स्क्वायर। तो ये सारा फॉर्मूला, इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और आप इस फॉर्मूले में, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th क्वेश्चन, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू अ थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड्स। मतलब एक बॉल है, एक बॉल थी जिसको क्या किया, ऊपर फेंका गया। ये बॉल है जो कि ऊपर फेंकी गई
और 6 सेकंड्स बाद क्या है वो नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब कि टाइम की वैल्यू क्या दे के रखी है, टाइम दे के रखा है 6 सेकंड। ठीक है, इसे समझ में आया। एक्सीलरेशन मतलब ग्रेविटी क्या ले लेंगे, अब आप हम -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। हर समय देखो माइनस ही ले रहे हैं, ग्रेविटी आप माइनस में ही लो तो आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या निकालना है, द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, मतलब किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया था, इसका मतलब यहाँ पर u की वैल्यू जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर फेंका गया, ऊपर फेंका गया और क्या है नीचे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऊपर फेंका और नीचे आया, तो इसका मतलब यहाँ पर s की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे हमने पिछले लिया था, यहाँ s की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के कारण 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है विस्थापन हुआ है, ऊपर गया और वापस आया, तो क्या हो गया, नेट दूरी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पर इसके हमको बस फॉर्मूले में पुट करना है चीजों को, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है फॉर्मूला आपका, s इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें इस फॉर्मूले पुट, ये बात समझ में आई ना कि s को 0 क्यों लिया, क्योंकि क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली रिटर्न्स टू थ्योर आफ्टर, मतलब यहाँ से इस थ्योर का हाथ होगा जिसने बॉल को फेंका होगा और फिर क्या है हाथ पे वापस आ गई, तो मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर 0 लिखा, u क्या लिखा, u हमको निकालना है, t हमको पता है 6 सेकेंड प्लस 1/2 माइनस में 10 और t का स्क्वायर क्या है 6 इंटू में 6। अब इसको सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 30 मीटर पर सेकेंड आपकी u की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, तो ये तो हमारा हो गया ए वाला केस। ठीक है, अब बी वाला केस देख लेते हैं। बी वाला केस थोड़ा डिफरेंट कलर के पेन से, तो ये बी वाला केस है यहाँ पर, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, तो मतलब यहाँ पर यहाँ भी तो जब पहुंची होगी तो इसकी हाइट जो है ये पूछ रहा है। ठीक है, अब u है v, अब मैक्सिमम हाइट जब ऊपर पहुंचा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर पहुंचने की वजह से ऊपर पहुंच के रुक गया, तो रुक गया तो v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस फॉर्मूले को, तो 2as बराबर हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज हमको दी हुई है, अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, 2 इंटू माइनस का 10, s की वैल्यू क्या हो गई, s मतलब आपको h जो है वो ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस में 30 का स्क्वायर, जो कि अभी हमने नया नया ताजा ताजा निकाला है, तो यहाँ पर s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 मीटर्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलो अब सी पॉइंट क्या है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स, मतलब देखो 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड में क्या हो रहा था, ये पूरा 6 सेकेंड में यहाँ पर पहुंच रही थी फिर लौट रही थी, तो अब क्या है कि 4 सेकेंड पर उसकी पोजीशन पूछ रहा है। इट्स पोजीशन आफ्टर क्या है 4 सेकेंड्स। तो देखो इस बात को समझेंगे, मैं क्या बोलने जा रही हूँ कि ये इसने क्या बोला, उसने ऊपर वर्टिकली थ्रो किया और थ्रोअर के पास अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न हो गई 6 सेकंड के बाद, मतलब कुल टाइम क्या था, अगर मैं देखूं 3 सेकंड इधर का 3 सेकंड इधर का, इस तरीके से, तो कुल टाइम क्या था यहाँ से यहाँ तक आने का पूरा 6 सेकंड। पर ये बोल रहा है यहाँ पर कि पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, तो मतलब 3 यहाँ तक तो क्रॉस कर चुकी होगी, अब 4 पे आई होगी तो 4 पे आपका यहाँ पर पहुंची होगी मान लो। ठीक है, यहाँ पर पहुंची होगी, तो अब उसको उसकी पोजीशन बतानी था, मतलब आपको इसकी इतनी हाइट बतानी है। बात समझ में आई ना, ये पूरी दूरी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी थी आपकी 6 सेकंड में ले रही थी नीचे तक आने में। अब उसने क्या बोला कि 4 सेकंड के बाद, तो 4 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड और हो गया, तो ये हो गया आपका पूरा 4। तो यहाँ से बचा हुआ हिस्सा जो ये हिस्सा है, इसकी दूरी आपको यहाँ पर निकालनी है इस समय। ठीक है, क्लियर हो गया ना मैंने क्या बताया आपको। चलो अब देख लेते हैं इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो इसको कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, मार्कर चेंज, सी वाला आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको डायग्राम बना दे रही हूँ जिससे डायग्राम से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ये आपका बॉल था जो कि ऊपर फेंका गया और ऊपर फेंक के यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर आपको 4 सेकेंड्स हो गई और आपको ये एक्स की वैल्यू ये निकालनी है। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर x हमको निकालना है, x इज इक्वल टू 30 आ गया हमारा इंटू टी, टी हमारा क्या है 4 हो गया, प्लस 1/2 माइनस का 10 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 मीटर्स आएगी, मतलब ये हो गया 120 और ये हो गया 5 और 5 माइनस में हो गया इधर, तो मतलब यहाँ पर माइनस में 80 हो गया। ठीक है, 4 4 16, 16 5 से 80,
तो ये x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, इस हिसाब से 40 मीटर्स आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आसान क्वेश्चन था। चलो अब हमारे 2 क्वेश्चन और बचते हैं, फिर हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा। चलो, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिया हुआ है हमको। देखो क्या फॉर्मूला होता है आपका, एक फॉर्मूला आपने नहीं, मैंने शायद रह गया बोलना, डेंसिटी बराबर होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम। मतलब घनत्व जो है आपका, घनत्व ये बराबर होता है द्रव्यमान के अपॉन में आपका आयतन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या चीजें दी हुई हैं, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है आपको कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है। और आपको ग्राम्स मतलब मास की वैल्यू क्या दे के रखी है, 50 ग्राम्स। और हमेशा जो डेंसिटी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ली जाती है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे के रखा है, ये एक मान्य होता है, इतनी ही होती है पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 पर सेंटीमीटर क्यूब आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो इसके हिसाब से सब्सटेंस की डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, मास आपका 50 ग्राम अपॉन में 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपका आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस आया 2.5 ग्राम सेंटीमीटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1 है। तो आप बताओ 2.5 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 2.5 बड़ा है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है, ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से। अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है वाटर से, तो इसका मतलब कि ये क्या करेगा, ये डूब जाएगा, मतलब ये सिंक करेगा सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस डूब जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन है आपका। द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैक इज दिस, what will be the packet float, will the packet float or sink in water। सेम क्वेश्चन है, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वही चीज क्या है कि आपको ग्राम्स दे के रखे हैं, और आपको ये क्या है, ये आपको वॉल्यूम दे के रखा है, ये आपको मास दे के रखा है, और एक पैकेट ग्राम के घनत्व से कंपेयर करने को कहा गया है। तो वो डूबेगा कि क्या करेगा, तो इसमें देख लो, इसमें भी आपका आंसर क्या है, 1 से ज्यादा आएगा। तो 1 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब क्या है, वो डूब जाएगा। ठीक है, ये इसमें डूब जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें पार्ट दिया है, इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, जितना वॉल्यूम होता है जिस क्यूब का, जितना क्यूब का वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बराबर ही, तो जितना जितना जो चीज अंदर डूबा है उतना ही पानी तो बाहर निकलेगा। तो वॉल्यूम कितना था, 350 था, तो ये कितना डिस्प्लेस करेगा, वाटर 350 ही डिस्प्लेस कर देगा वाटर। मतलब व्हाट विल द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, 350 आपका ग्राम्स इतना वाटर वो डिस्प्लेस आउट करेगा। ठीक है, तो यहां तक आपके क्या हो गए, क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं सारे एग्जाम्पलर्स के। अच्छा, ये बात समझ में आई ना कि 350 ग्राम्स क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, क्यों विस्थापित कर रहा है, क्योंकि अगर वही बात है, ये मेरे पास पानी है, अब इस पानी में ये पूरा लेवल यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक पूरा लेवल भरा है, जितना बड़ा कंटेनर था उतना ही क्या है इसमें पानी भरा है। इस बात को समझ लो कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, इतना ही इसमें क्या है, पानी भरा है। अगर मैंने क्या किया, इसमें क्या है, मान लो मेरे पास 10 ग्राम की बॉल है। ठीक है, तो मैंने 10 ग्राम की बॉल को इसमें डाला। जब 10 ग्राम की बॉल को डाला, तो यहाँ से जो पानी नीचे गिरा, यहाँ से जो पानी नीचे गिरा, तो ये पानी यहाँ पे नीचे गिरा, तो ये पानी जो नीचे गिरा, तो वो कितना गिरा होगा, जितना क्या होगा, ग्राम, जितने ग्राम की बॉल होगी, है ना, जितना ग्राम बॉल होगा उतना ही तो पानी विस्थापित हुआ होगा, बाहर निकला होगा। तो 10 ग्राम पानी जो है वो बाहर निकला। तो यही चीज यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। सारे एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं, इसका आपका अगला चैप्टर है फिजिक्स का, इसी बुक का, आपका वर्क एनर्जी पावर वाला। इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये वीडियोस आपके चाहे BEES भी दे रहे हो, चाहे TGT का किसी कोई भी पेपर दे रहे हो, ये वीडियोस आपके लिए सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इस सेशन को जुड़िए, देखिए, और इनसे मेन बात है, इनसे जुड़े रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अभी से होती रहेगी। लास्ट में क्या है, मैराथन्स में सारे वीडियोस एक साथ हो जाते हैं। तो सारे वीडियोस में मतलब सारे चैप्टर्स एक साथ हो जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ हो जाते हैं, तो चीजें बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है सबके ऊपर। तो अभी से पढ़ो, बाद में रिविजन में सब चीजें कर लेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।